हे एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी मज़े में होंगे और मज़े मज़े में ही अपनी वो कैब को ख़त्म कर रहे होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपको चीज़ें याद हो रही होंगी, मैं यही आशा करता हूँ। तो आज हम अपनी कर रहे हैं B1 सीरीज़, जो कि है इडियम एंड फ्रेजेस की। लेक्चर नंबर आज हमारा 5 होगा। 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। 401 से लेकर 500 तक के ईडियम्स को, 100 ईडियम्स को आज हम कवर करेंगे। बाकी AI जनरेटेड इमेज होती है, आपको पता ही होगा, पहले हमने करा भी रखे हैं। विजुअलाइजेशन से आप कर सकते हैं, हिस्ट्री को आप रिलेट कर सकते हैं, और अगर ट्रिक है कोई तो उससे भी आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। मेन मोटिव नहीं भूलना है, हमारा मेन मोटिव है वर्ड्स को या फिर हमारी वोकैब को, ईडियम को याद करना। बाकी ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, ईडियम चल रहे हैं, तो आप इनको भी हमारे चैनल से जाकर बेहद ईजी और बेहद कम समय में चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी की पूरी मतलब इसमें आपकी वोकैब ख़त्म हो चुकी होगी, जिसमें कि साइनो एंटो, वन वर्ड और इडियम, बेसिकली यही हमारा 90% यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर ये भी चीज़ अगर आपने कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप खुद जज कर सकते हैं। तो हाउ टू यूज़ में आपको चीज़ें पता होंगी, और सबसे मेन चीज़ PDFs, जो आप PDF मांगते हैं, आपको नोट्स चाहिए होते हैं, तो हर तरह की इंडिविजुअल हो चाहे कंप्लीट एक्सेस हो, हर तरह की PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, हाई लिख कर भेजिए तो आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। मुझसे आप पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैं अगर आपकी हेल्प कर पाता हूँ किसी भी गाइडेंस में, तो आप उसके लिए मुझे भी मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो आप जानते ही है, पहली बार हमने कुछ AI से रिलेटेड स्टार्ट किया है, कुछ एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह। आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा। एमिंग टू मेक आवर कंटेंट मोर फ्यूचरिस्टिक, आवर गोल इज़ टू मेक योर लर्निंग एक्सपीरियंस इनक्रेडिबली सिंपल एंड हाईली एंगेजिंग। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो पहला हमारा ईडियम जो कि है कास्ट ए स्लर अपॉन, ठीक है, कास्ट ए स्लर अपॉन। अब इसमें ये जो स्लर वर्ड है, ये अगर आपको पता होता है तो मैं ये मानता हूँ ईडियम आपका ख़त्म हो चुका होगा। स्लर हमने कर रखा है, इसको ब्लर से रिलेट किया था हमने, ब्लर से हमने इसको रिलेट किया था, ब्लर करके मेरी फ़ोटो अपमानित कर दी, मेरी फ़ोटो अपमानित। कुल मिलाकर इसका जो मीनिंग हो जाता है वो अपमान से रिलेटेड हो जाता है, स्लर, ठीक है। और कास्ट के तो वैसे कई सारे मीनिंग होते हैं। कास्ट का मतलब होता है फेंकना, हो जाता है डालना भी हो जाता है, प्रोजेक्ट जैसे कास्टिंग होती है वो भी हो जाता है, या फिर किसी चीज़ को आकार देना वो भी हो जाता है। कास्ट ए स्लर अपॉन, तो कुल मिला के आपको कास्ट पता लग गया, फेंकना या डालना से आप रिलेट कर सकते हैं। स्लर, ब्लर से मैंने अभी आपको बताया, ब्लर करके आपने मेरी जो इमेज है, मेरी फ़ोटो है वो अपमानित कर दी, तो कलंक लगा दिया, अपमानित कर दी। तो इस तरह से इसको मिलाकर बन जाता है किसी पर कलंक फेंकना। कास्ट मतलब किसी पर फेंक देना, किसी अपमानित कर देना किसी चीज़ को, या कलंक फेंक देना। जैसे देख सकते हैं इसने, ये आप कलंक की सेंस में इसको देख सकते हैं, इसने इसके ऊपर इसका कलंकित कर दिया इसको, तो कुल मिलाकर कलंक लगाना, बदनामी करना, इसका मीनिंग हो जाएगा। स्लर अगर आपको याद है वर्ड तो ये इडियम ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। तो ये करा भी रखा है हमने पहले की, अगर आपने सीरीज़ देखी है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। नेक्स्ट देखते हैं कास्ट असाइड। अब कास्ट अगेन वही फेंकना, ठीक है, फेंकना डालना, और असाइड तो हो ही जाता है, मतलब एक और कर देना किसी चीज़ को। तो मिलाकर क्या हो जाता है, किसी चीज़ को महत्व न देना, या फिर किसी चीज़ को एक और कर देना, हटा देना। टू रिजेक्ट इसका मीनिंग हो जाएगा बेकार समझकर छोड़ देना या फिर त्याग कर देना। जैसे देख सकते हैं ये सामान बेकार का था, कचरा था, तो इन्होंने इसको कास्ट असाइड कर दिया, मतलब कि फेंक दिया। असाइड मतलब एक तरफ समुद्र में फेंक दिया, ठीक है। तो ये भी आई होप हो चुका होगा आपका। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है कास्ट समवन एड्रिफ्ट, एड्रिफ्ट। अब ये एक नया वर्ड है, आपको देखने को मतलब नया लगेगा, लेकिन अगर आपने ड्रिफ्ट वर्ड तो आपने कहीं ना कहीं पता होगा। एक जो हमारी सीरीज़ थी फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें ड्रिफ्टिंग, ठीक है, ड्रिफ्टिंग आपने बहुत आसानी से सुना होगा। जैसे कोई कार होती है, मतलब उसको हैंड ब्रेक लगाकर मतलब इस तरह से दौड़ाया जाता है कि वो फिसलती है, उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। आपने एसफाल्ट गेम अगर खेला हो, कार रेसिंग का कोई भी, नीड फॉर स्पीड खेला हो, कुछ भी खेला हो, तो ड्रिफ्ट आपको पता ही होगा। तो ये वो ही ड्रिफ्ट है। एड्रिफ्ट को ड्रिफ्टिंग से आप रिलेट करेंगे, ठीक है, मतलब कि तैरता हुआ, तैरना, ठीक है, तैरता हुआ कह सकते हैं, बहता हुआ कह सकते हैं। तो कास्ट समवन एड्रिफ्ट। अब कास्ट वही छोड़ देना, फेंक देना किसी को, है ना, और एड्रिफ्ट मतलब तैरता हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आपको हम इसमें देखें, समुद्री यात्रा से ये जुड़ा है। एड्रिफ्ट का मतलब हो जाता है इधर उधर बहते हुए। जब किसी व्यक्ति को नाव या जहाज से अलग कर पानी में बहा दिया जाता है अकेले बिना सहारे के, तो उस समय कहा जाता है कास्ट समवन एड्रिफ्ट। जैसे इसको, इसने, जैसे ये आदमी है, इसने ये नाव
एड्रिफ्ट मतलब कि कास्ट एड्रिफ्ट कर दी, इसने ये नाव खुली छोड़ दी, बिना किसी सहारे के छोड़ दी, ऐसे ही छोड़ दी है, बीच मझधार में छोड़ देना या फिर बिना सहारे के छोड़ देना। टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पस, तो इसका मीनिंग हो जाएगा। कुल मिला के आपको एड्रिफ्ट को ड्रिफ्टिंग से याद करना है, जैसे हम ड्रिफ्ट मारते थे कार में बैठकर, ठीक है, उसमें फास्ट एंड फ्यूरियस के काफ़ी सारे पार्ट में ड्रिफ्टिंग होती है। तो उस तरह से अगर हम ड्रिफ्ट मारते हैं तो हम अपनी कार को तैराते हैं, बहने के लिए छोड़ देते हैं। तो कास्ट समवन एड्रिफ्ट, तो उसी तरह से आपको याद करना है कि आपने जो किसी चीज़ को अपने मतलब बहने के लिए अकेला छोड़ दिया है, बीच मझधार में छोड़ दिया है। नेक्स्ट हम अपना इडियम देखते हैं, फटाफट से करेंगे। कास्ट बिफोर स्वाइन, ठीक है, होता है मोती, ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं, स्वाइन पता होगा सुअर होते हैं। तो मीनिंग हो जाएगा इसका ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, भैंस के आगे बीन बजाना, तो वही है पवित्र या कीमती चीज़ को कुछ ऐसे लोगों को दे दी जाए जो उसकी कदर नहीं करते, तो वो हो जाएगा कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। सुअर को मोती देना, तो कहीं ना कहीं जिसको उसकी पहचान भी नहीं है, सुअर को मोती का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसके आगे हम उसके सामने मोती रख रहे हैं, तो उसको तो कदर होगी, मतलब कुछ भी उसमें सेंस है ही नहीं, उसको मोती देने का कोई सेंस नहीं बनता। तो भैंस के आगे बीन बजाना हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं सुअर है और ये लड़कियां इनको मोती दिखा रही है, मोती इन पर डाल रही है, ठीक है, तो इसका कोई भी सेंस नहीं है, भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इडियम है कैटनैप। अब कैट आपको पता ही होगा, नैप हो जाता है नींद, ठीक है। अब इसका मीनिंग हो जाता है टू हैव डिस्टर्ब्ड स्लीप, मतलब कि बहुत छोटी नींद हो जाती है जिसमें आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे हो, या फिर ब्रीफ स्लीप हो जाएगा, संक्षिप्त नींद। बिल्लियों की सोने की आदत पर ये जो इडियम है ये आधारित है, डिपेंड है। बिल्लियाँ अक्सर दिन में कई बार बहुत छोटी छोटी नींद लेती हैं, दिन में कभी भी सो जाएगी, जैसे देख सकते हैं, ठीक है। चाय वगैरह की इसने मतलब डेली नीड होती है, जैसे चाय के आसपास घूम रही है, आराम से कोई काम करते हुए सो गई, है ना, फिर इधर उधर घूम के आई, मतलब जैसे सूरज निकल रहा है तो ये सो गई फिर से। तो कुल मिलाकर ये कई बार दिन में छोटी छोटी नींद लेती है, जागते जागते भी वह नींद में रहती है। इस व्यवहार को ध्यान में रखकर यह कहावत बनी कि कैट नैप ले लो, मतलब कि बिल्ली जैसी एक छोटी सी नींद ले लो, मतलब संक्षिप्त नींद ले लो, ठीक है। तो आई होप हो जाना चाहिए ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैट स्पा। तो ये हो जाएगा बिल्ली का एक पंजा जो होता है ना, जो उसका हाथ होता है। ए पर्सन यूज्ड एज ए टूल बाय अनदर, एक व्यक्ति को दूसरे द्वारा उपयोग किया जाना। अब इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बेसिकली फ्रेंच से आई है, फ्रेंच फेबल, देखो वर्ड आया है फेबल। फेबल मैंने आपको करा रखा है, इसमें एबल को रिलेट करने को मैंने कहा था कि एबल होती है माता जी या दादी माँ, एबल पूरी तरह से एबल होती है माता जी कहानी सुनाने के लिए, तो इसका मतलब हो जाता है कहानी, बेसिकली जो दंत कथाएँ होती हैं जो शुरुआत से चलती आ रही हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये तो बात अलग हो गई। तो हम कैट स्पा के बारे में देखते हैं। एक बंदर होता है, बहुत तेज़ बंदर होता है, एक बिल्ली को यह कहकर मना लेता है कि वह जलती हुई राख से गर्म अखरोट निकाल ले। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अखरोट पड़े हैं, तो ये इस बिल्ली को कन्विंस करता है कि तू मेरे लिए मतलब ये जो अखरोट है ये जो गर्म आग में से निकाल कर दे दे, ठीक है। बिल्ली अपने पंजे से यह काम करती है, है ना, पंजे से यह काम करती है जिससे उसके पंजे जल जाते हैं, लेकिन सारे अखरोट बंदर खा जाता है। अब देखो जैसे इसने निकाल कर यहाँ रख दिए, इसका तो पंजा जल गया, ठीक है, और ये अखरोट सारे के सारे खा गया। इस कहानी में जो बिल्ली का पंजा है, कैट स्पा है, वो केवल उपयोग का साधन बना, किसका, बंदर का। बंदर ने उसका यूज़ किया, उसके पंजे का यूज़ किया। तो कैट स्पा के लिए आपको ये कहानी याद में रखनी है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि बंदर ने उस बिल्ली के पंजे का यूज़ किया था, ठीक है। मतलब कि एक व्यक्ति का दूसरे मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे का यूज़ किया जाना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम हमारा हो जाता है कैच 22। इसके पीछे भी एक कहानी है, ए पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कुछ ना किया जा सके, ठीक है। अब कैच 22 वर्ल्ड वॉर के टाइम से है, मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके टाइम से है। वायुसेना के बम वर्षक दल के एक काल्पनिक नियम के बारे में है, ठीक है। बम वर्षक दल मतलब कि जो मान लो एक क्रू है, मतलब एक टीम है, तो वो मतलब बॉम्बिंग करती है, हैवी बॉम्बिंग करती है। तो उन्होंने एक इमेजिनरी रूल बना रखा था। मतलब देखो जैसे वर्ल्ड वार चल रहा है, यहाँ पर वर्ल्ड वार सेकंड है, ठीक है। अब बाहर चल रही है लड़ाई, तो सीधी सी बात है, लड़ाई चल रही है, बहुत भयानक लेवल पर लड़ाई चल रही है। अगर आप बाहर लड़ने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। ये एक बेसिक सेंस होती है ना। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पर आप इस सेंस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब कैच 22 एक नियम ये था कि यदि कोई पायलट युद्धक ड्यूटी से बचने के लिए पागल होने का दावा करता है, मान लो कोई आदमी है वो कहता है कि मैं मतलब मेरा मतलब दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो मैं मतलब
इनमें प्लेन्स में जेट को मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा करने की इच्छा ही उसकी मानसिक स्थिरता साबित करती थी। मतलब कि इसके पीछे एक ये सेंस है कि अगर कोई कह रहा है कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, किसके लिए, जेट उड़ाने के लिए, तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, तभी वो इतना सोच पा रहा है। तभी तो अगर उसके दिमाग में इतनी सेंस है कि वो सोच पा रहा है कि मेरी स्थिति, मेरी मानसिक स्थिति उस लेवल की है या नहीं कि मैं जेट, तो कहीं ना कहीं वो ठीक है। अगर जिसने इतना सोच लिया अपने बारे में तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ठीक है ना। इसके विपरीत इसके अपोजिट क्या होता था, यदि वह उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता था, यदि कोई आया सन की भरा आदमी कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा जेट उड़ाने, मतलब वर्ल्ड वार में लड़ने जाऊँगा, तो उसे पागल मान लिया जाता था। क्यों? क्योंकि पता है वहाँ जाएगा तो सीधी सी बात है ख़त्म होकर जाएगा अपने जीवन को, मतलब वो दांव पर लगा रहा है। तो कैच 22 का मतलब यही होता था कि अगर कोई मतलब ड्यूटी से बचने के लिए पीछे हट रहा है तो वो बिल्कुल उसका मानसिक संतुलन ठीक है और वो ड्यूटी पर जाना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पागल है ना। तो कैच 22 ये ही एक मतलब इमेजिनरी रूल होता था, एक नियम होता था। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता था। अब देखो दो ही सिचुएशन बनती है, या तो वो जाएगा या तो वो नहीं जाएगा, है ना। तो दोनों ही सिनेरियो में कुछ नहीं कहा जा सकता था, कुछ भी कोई भी कमिटमेंट उसमें नहीं की जा सकती थी। जो आपके पास रूल आते थे, जो आपके पास ऑर्डर आते थे ऊपर से आपके सीनियर्स के, उसको फॉलो करना पड़ता था। एक ऐसी स्थिति ये हो जाती थी कि आप कुछ नहीं कर सकते थे, ना तो आप घर में बैठ सकते थे, ना आप बाहर जा सकते थे, केवल आप रूल फॉलो कर सकते थे। तो कैच 22 को इसी से ही याद रखना है। ए पर्टिकुलर सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ना वो बाहर जा सकता, ना वो अंदर बैठ सकता, कुल मिलाकर वो उसको ऑर्डर फॉलो करने हैं, चाहे वो बाहर जाने के हों, चाहे वो उसके घर बैठने के हों, ठीक है। कैच 22 आपको इसी तरह से रिलेट करना है। नेक्स्ट इडियम है कैच ए टार्टर। कैच ए टार्टर का मतलब हो जाता है टू डील विथ समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल, टू कैच ए डेंजरस पर्सन, ठीक है। अब देखो टार्टर, कैच मतलब पकड़ लेना, है ना, या फिर मिलना टार्टर से। अब ये मीनिंग हो जाएगा अप्रत्याशित रूप से कठिन या फिर शक्तिशाली व्यक्ति से जा भिड़ना। अब टार्टर शब्द उन तुर्क मंगोल योद्धाओं के लिए इस्तेमाल होता था जिन्हें यूरोपवासी बेहद खतरनाक मानते थे। जैसे इसको हम कह सकते हैं टार्टर, ये यूरोपियन हो गया, ये मंगोल हो गया, अब ये हो जाएगा टार्टर। जब कोई सैनिक कहता था कि उसने एक टार्टर को पकड़ा है, तो कभी कभी जवाब मिलता था तूने उसे पकड़ा है या उसने तुझे पकड़ा है। कुल मिला के इस बात में ये सेंस होती थी कि वो टार्टर इतने बड़े होते थे, इतने हैवी, इतने डेंजरस होते थे कि उनको पकड़ना पॉसिबल नहीं था, उनसे भिड़ना पॉसिबल नहीं था। यानी जिसे पकड़ने गया था वो खुद ही ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए अब वह मुहावरा ऐसे हालातों के लिए बोला जाने लगा जहाँ कोई शिकार समझा जाने वाला व्यक्ति या स्थिति उल्टे शिकारी पर भारी पड़ जाती है। देखो पकड़ने गए थे इसको टार्टर को, अब ये उल्टा ही भारी पड़ गया, क्योंकि ये मंगोल आपको पता ही होगा, जैसे हिस्ट्री में भी है तो मंगोल मतलब बहुत बड़े कद काठी वाले होते थे, यूरोपियन से बड़े होते थे। तो कहीं ना कहीं इसने टार्टर से मिला। टार्टर कौन होते थे? मंगोल होते थे। और यूरोपियन लोग जब टार्टर से मिलते थे तो वो डर के मारे मतलब उल्टा भाग आते थे। तो कहीं ना कहीं टार्टर का मतलब हो जाएगा एक डेंजरस इंसान, एक शक्तिशाली इंसान, ठीक है, जिसको देखकर आपको डर लगने लगे। आप पकड़ने गए तो टार्टर को, लेकिन उसी से ही डर कर वापस आ गए, ठीक है। बाकी हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं और समझ में आ ही गया होगा। टार्टर होता है मंगोल, जो तुर्क मंगोल योद्धा होते हैं, ठीक है, उनको यूरोपियन जो लोग होते थे वे उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक मानते थे। तो ए डेंजरस पर्सन इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं कैच रेड हैंडेड। ईजी है, मतलब कि रंगे हाथों पकड़ लेना। अब इसका जो ओरिजिन है, पहले तो मीनिंग देखते हैं। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल कॉट इन एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, मतलब कि रंगे हाथों अपराध करते हुए पकड़ लेना। बेसिकली स्कॉटलैंड से आया है। रेड हैंडेड उस समय यूज़ किया जाता था जब हत्या या फिर शिकार के अपराध में उसको मतलब यूज़ किया जाता था रेड हैंडेड को। अब जब कोई किसी की हत्या करेगा, कुछ करेगा, तो वो हाथ पर उसके खून के धब्बे लग जाते थे, निशान मिलते थे। जैसे ये देख सकते हैं, ये हत्या करके आई है, ठीक है, या आया है, जो भी है। तो इसको कहा जाता है कॉट रेड हैंडेड। इसको पकड़ लिया मतलब कि इसको रंगे हाथों पकड़ लिया, यानी कि ये हत्या करके आया है, हत्या की है, अवैध शिकार किया है, तो इसको पकड़ लिया गया है, रंगे हाथों पकड़ लिया गया है, ठीक है। इजी है, वैसे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है कैच टाइम बाय द फोरलॉक, मतलब कि सीज अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ उठाना। इसमें भी एक बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है। कैच टाइम बाय द फोरलॉक। फोरलॉक क्या होता है? फोरलॉक होता है जो ये आगे के बाल होते हैं ना, ये इनको कहते हैं फोरलॉक। अब देखो रोमन मिथक जो पहले होते थे, कुछ कहानियाँ चल जाती हैं, उससे समय को एक देवता के रूप में दर्शाया गया था।
है ना। समय जो था, जैसे ये है ना कैच टाइम, तो ये टाइम जो था ये एक समय का देवता, ठीक है, जिसे काइरोस कहा जाता था। ये जो देवता था ये काइरोस था, ठीक है, काइरोस नाम का देवता था। उसके जो माथे पर बालों से ढका होता था, देख सकते हैं, इसको कहते हैं फोरलॉक, ठीक है। लेकिन पीछे का सिर गंजा होता था, ये भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या बना, आप उसे सिर्फ सामने से पकड़ सकते हैं, पीछे से नहीं। अब मान लो आप किसी को पकड़ना है, जैसे मान लो ये एक आदमी है, इसको समय का देवता ना मानकर इसको एक आदमी के रूप में मानो, इसको आपको पकड़ना है। तो कहीं ना कहीं जैसे लड़ाई में बाल पकड़ लिए ना, ऐसे बाल इसके फ्रंट से ही पकड़े जा सकते हैं, पीछे से तो क्या पकड़ेंगे, वो तो फ्लैट है। तो थोड़ी सी सेंस इसी तरह से डेवलप होगी इसमें कि मतलब आप उसे सिर्फ सामने से पकड़ सकते हैं, पीछे से नहीं, क्योंकि पीछे उसके बाल नहीं हैं। काइरोस था जो देवता था, उसके आगे फोरलॉक तो थे, मतलब फोरलॉक तो थे, लेकिन पीछे के बाल नहीं थे, ठीक है। इसी तरह से यह विचार डेवलप हुआ कि अवसर को तभी पकड़ा जा सकता है जब वो आपके सामने हो, यानी कि समय रहते पकड़ा जा सकता है। समय रहते पकड़ा जा सकता है मतलब उस अवसर के बीत जाने के बाद आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो कैच टाइम मतलब कैच मतलब कि समय के देवता को या अवसर को, यहाँ पर जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो एक अवसर की सेंस में है। देवता, समय का देवता जो था वो अवसर के रूप में आप डेवलप कर सकते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हैं। कैच टाइम मतलब कि आपको समय को, एक अवसर को पकड़ना है बाय द फोरलॉक, उसके फ्रंट से, फोरलॉक से मतलब जो आगे के बाल होते हैं उससे, मतलब कि आपको जब वो आपके सामने आए, आपके अपॉर्चुनिटी सामने आए, तो उसको तभी के तभी ग्रैब कर लेना है, अवसर का लाभ उठा लेना है। तो इस तरह से आपको ये दिमाग में बिठाना है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, कैट्स विस्कर्स। विस्कर्स मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मूंछ होती है, तो और ये कैट हो गया बिल्ली। टू बी हाईली इंप्रेसिव मतलब कि अत्यधिक प्रभावशाली। इमेज देख सकते हैं, जैसे ये है मतलब कि परफॉर्मेंस दे रही है। तो एक कैट विस्कर्स देख सकते हैं, इसके कितने बड़े बड़े हैं, कितने प्रभावशाली है, कितने अट्रैक्टिव हैं। तो इस तरह से भी आप इमेज से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली जो इडियम था अमेरिका में मतलब फेमस हुआ था। इसको तो छोड़ सकते हैं आप। कैट विस्कर्स, बिल्ली की जो मूछें थी उसको एक शानदार चीज़ के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। इनका मकसद किसी चीज़ की अनोखापन और श्रेष्ठता को जताना था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिल्ली की मूछें उस समय मतलब बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी थी, अत्यधिक प्रभावशाली होने लगी थी, तो कह सकते हैं कि हाईली इंप्रेसिव थी क्या, कैट विस्कर्स, जो बिल्ली की मूछें थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इडियम है हमारा चेंज फॉर द बेटर, मतलब किसी अच्छे के लिए चेंज करना, कुछ अच्छा करने के लिए चेंज करना। एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, पहले से अच्छा होना। चेंज यानी कि परिवर्तन, फॉर द बेटर मतलब कि अच्छे के लिए। अब मिलकर क्या बनेगा, सुधार की ओर परिवर्तन, या अच्छे के लिए बदलाव करना, मतलब कि कुछ पहले से जो हमारा कुछ एक चीज़ें हैं उनको अच्छा करने के लिए बदलाव करना। तो ये तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा चेंज हैंड्स। अब चेंज हैंड्स मतलब कि हाथ बदल रहे हैं। अब देखो जैसे ये चीज़ है की है, अब ये चेंज हैंड्स हो रही है, मतलब कि ये इस हैंड से इस हैंड में जा रही है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, कोई चीज़, पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, चेंज ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। ये भी इजी की कैटेगरी में रखूँगा मैं। जब कोई चीज़ एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे के हाथ में जाती है तो उसका स्वामित्व बदलता है, उसकी ओनरशिप बदलती है, इसलिए इसे चेंज हैंड्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं, ये की इसको देगा ताकि ये अपनी कार चला सके, ठीक है। तो चेंज हैंड्स का मतलब हो जाएगा मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इडियम है हमारा चेंज हॉर्स इन मिड स्ट्रीम। अब इसका मीनिंग हो जाएगा मतलब कि चेंज प्लान्स इन मिड, मतलब कि बीच में योजना बदलना, ठीक है। अब जो इसका यूज़ है वो अब्राहम लिंकन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे 1864 में किया था, इसको तो छोड़ो। उन्होंने कहा था कि नदी पार करते समय घोड़ा बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, यानी कि मुश्किल समय में नेता या नीति नहीं बदलनी चाहिए। अब देखो, एक तो आप नदी पार कर रहे हैं तो मुश्किल समय, एक डिफ़िकल्ट टाइम तो ऑलरेडी है, ऐसे में आपने अपना घोड़ा भी बदल लिया बीच नदी के, तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल समय में आपने चीज़ें चेंज करी है, घोड़ा चेंज किया है, तो उसको उन्होंने नेता से और नीति से रिलेट किया है। तो मुश्किल समय में नेता और नीति नहीं बदलनी चाहिए। जब आप कोई काम कर रहे हैं और बीच में ही तरीका, नेता या योजना बदल दें तो उसे कहते हैं मझधार में घोड़ा बदलना, मतलब कि बीच किसी काम के आप चीज़ों को, योजना को, मतलब कि बीच में ही बदल रहे हैं। तो चेंज प्लान इन द मिड, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। तो चेंज हॉर्सेज इन द मिड स्ट्रीम, ये मैं मतलब मानता हूँ ये चीज़ें आपको हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा चेंज कलर्स, इजी है, रंग उड़ जाना कहते हैं। टर्न पेल, पेल क्या होता है, पीला पड़ जाना, पीला से ही रिलेट कर रखा है, ठीक है। मतलब कि पीला पड़ जाना, रंग उड़ जाना, पीला पड़ना मतलब कि डर लगना, ठीक है। इजी कैटेगरी में रखूँगा क्योंकि यह मानव शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया से आया है। देख सकते हैं इसका रंग उड़ गया है, तो इसको कह सकते हैं हम कि ये डर गया है।
जब कोई इंसान डरता है, शर्मिंदा होता है, बहुत ज़्यादा चौंक जाता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, तो वह पीला पड़ जाता है या फिर कभी लाल पड़ जाता है। ठीक है, कहते भी हैं हम ही चेंज कलर्स, यानी कि वो डर गया है, चौंक गया है, तो इजी की कैटेगरी में रखूँगा, हो जाएगा आपके। नेक्स्ट इडियम देखते हैं चैप्टर एंड वर्ड्स। चैप्टर तो आपको पता ही होगा, वर्ड्स हो जाता है कविता। ठीक है, टू गिव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग या फिर स्पेशली समथिंग इन ए बुक या फिर प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल्स, पूर्ण सटीक जानकारी। चैप्टर हो जाता है जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, अध्याय होता है, पार्ट होता है, और वर्ड्स हो जाता है कविता। अब चैप्टर भी आपने कवर कर ली और वर्ड्स कविताएं भी आपने कवर कर ली, तो कहीं ना कहीं आपने बुक की सभी की सभी सारी संपूर्ण सटीक जानकारी को कवर कर लिया है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को आपने ग्रैब कर लिया है। बाइबल से हुई है, जिसमें अध्याय चैप्टर होते थे, श्लोक या फिर कविताएं वर्ड्स होती थी। अब बाइबल के किसी बात का सटीक संदर्भ देना चाहते थे तो वो कहते थे एज इट इज़ रिटन इन चैप्टर एंड वर्ड्स, यानी कि किस अध्याय और श्लोक में लिखा है ठीक ठीक ये चीज़ जो है, मतलब किस उसमें लिखी है, एज इट इज़ रिटन इन चैप्टर एंड वर्ड्स, मतलब कि इस तरह का चीज़ वहाँ पर पूर्ण रूप से लिखी है। तो ठीक है, आपके ये भी ईडियम हो जाना चाहिए। बाइबल से रिलेटेड है, चैप्टर एंड वर्ड्स मतलब कि सभी तरह की कंप्लीट जानकारी, मतलब कि पूर्ण सटीक जानकारी। प्रोवाइड माइन्यूट डिटेल, छोटी छोटी चीज़ को प्रोवाइड करा देना। नेक्स्ट इडियम है हमारा चार्ले हॉर्स। अब इसके पीछे कहानी अगेन, क्रैम्प इसका मीनिंग हो जाता है हाथ या पैर में ऐंठन होना या मरोड़ होना। चार्ली बेसिकली एक पुराना घोड़ा था और बेसबॉल के जो मैदान होते हैं उसमें काम करता था। ठीक है, और उसके मतलब पैर में चोट थी तो वो लंगड़ा कर भी चलता था। बेसबॉल खिलाड़ी जब दौड़ते समय अचानक पैर में खिंचाव महसूस करते थे तो मजाक में वे कहते थे कि मुझे चार्ली हॉर्स हो गया है, मैं चार्ली हॉर्स जैसा बन गया हूँ, है ना। जैसे कि उसका पैर उस बूढ़े घोड़े की तरह हो गया है जिसका नाम चार्ली था। जैसे चार्ली देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये एक कोई एथलीट है, कोई बेसबॉल के उसमें मैदान में ये भाग रही है और इसके पैर में कोई चोट लग गई है, तो इसको सब क्या कहेंगे कि अब तो ये चार्ली हॉर्स बन गई, है ना, चार्ली हॉर्स जैसी बन गई। तो चार्ली हॉर्स का मतलब हो जाएगा क्रैम्प, मतलब कि हाथ या पैर में ऐंठन हो जाना, मरोड़ आ जाना, कोई मतलब कि चोट लग जाना। ठीक है, तो चार्ली को आपको याद रखना है, चार्ली जो है वो एक घोड़ा था और वो बेसबॉल के मैदान में उसको मतलब लंगड़ा कर चलता था, तो उसी तरह से उसको रिलेट किया जाने लगा, मतलब कि और सभी को चार्ली हॉर्स से रिलेट किया जाने लगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा चेज रेनबोज। अब रेनबो को आपको चेज करना है, उसके पीछे भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अनरियलिस्टिक गोल्स, अवास्तविक या फिर ख्याली जो आपके दिमाग की इमेजिनरी ख्याल होते हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, तो अवास्तविक लक्ष्यों का पीछा करना इसका मीनिंग हो जाएगा, इजी इडियम है। नेक्स्ट इडियम है चीक बाय जॉल। अब इसका मीनिंग हो जाता है वेरी क्लोज टुगेदर, मतलब कि आसपास। अब चीक का मतलब हो जाता है मतलब कि गाल, और जॉल हो जाता है जबड़ा। ठीक है, चीक और जॉल दोनों शब्दों का मतलब होता है गाल या फिर जबड़ा, और ये मतलब कि जो मतलब ये ऐसे हिस्से होते हैं जो एक दूसरे के बेहद पास होते हैं, कहीं ना कहीं गाल और आपका जो जबड़ा है, ठीक है, जबड़ा है और गाल है, दोनों बेहद करीब रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वेरी क्लोज की ये मतलब इसका मीनिंग निकाल कर देंगे आपको। चीक बाय जॉल का मतलब हो जाता है गाल के साथ गाल या फिर गाल के साथ जबड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक होना, तो वेरी क्लोज टुगेदर हो जाएगा, आसपास, इजी इडियम हो जाएगा अगर आपको दोनों के मीनिंग पता हैं। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि बहुत नज़दीक है, बेहद पास हैं। नेक्स्ट इडियम है च्यू समवन आउट। इसका मीनिंग हो जाता है टू स्कोल्ड समवन, किसी को गुस्से में डांटना। अब ये भी वर्ल्ड वॉर के टाइम से मतलब चला आ रहा है, वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। च्यू का मतलब हो जाता है चबाना। यह दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे को शब्दों से ऐसे चबा रहा है जैसे वह बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है ना। मान लो जैसे ये है और ये अपने सोल्जर को मतलब इसने इतने बुरे, इतने मतलब खड़े वर्ड इसको कहे हैं कि मानो ये शब्दों के थ्रू इसको चबा दिया है इसने, मतलब कहते हैं ना कच्चा चबा जाऊंगा तुझको, तो इसने शब्दों से इसको कच्चा चबा दिया है। धीरे धीरे ये आम बोलचाल में आ गया और अब इसका मतलब होने लगा बहुत तेज़ और कठोर शब्दों में डांटना। तो च्यू समवन आउट, किसी को कच्चा चबा जाना। अब इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, किसी को चबा जाना, गुस्से में उसको डांट कर उसको चबा जाना, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब शब्दों से चबाना होता है, वो उस सेंस में होता है, क्योंकि वैसे तो कोई क्या इसको काट कर थोड़े ना चबाएगा, कहीं ना कहीं वो शब्दों में ही इसको चबाएगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा वो इसको कठोर, बहुत कड़े शब्दों में इसको मतलब डांट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम च्यू समवन ओवर। इसका मतलब हो जाएगा डिस्कस और कंसिडर समथिंग एट लेंथ, किसी बात पर विचार करना। अब खाने से संबंधित है। च्यू का मतलब हो जाता है धीरे धीरे या फिर बार बार सोचकर किसी चीज़ को चबाना, और ओवर का मतलब इसमें अगर जोड़ देते हैं तो मीनिंग हो जाएगा किसी विषय पर बार बार विचार करना। डिस्कस और कंसिडर समथिंग एट लेंथ मतलब कि धीरे धीरे चबाकर बार बार सोचकर किसी चीज़ को चबाना,
तो कहीं ना कहीं आप बहुत धीरे धीरे सोच समझकर किसी चीज़ को खा रहे हैं, चबा रहे हैं। उसी से मीनिंग निकला है कि डिस्कस और कंसिडर करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझकर विचार करके किसी चीज़ को आप कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग हो जाएगा किसी बात पर विचार करना। ठीक है, च्यू समथिंग ओवर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक ये है च्यू समवन आउट, समवन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप किसी को, आपको चबाने की बात हो रही है, आप किसी को चबा रहे हैं, तो कैसे चबाएंगे, आप शब्दों के रूप में चबाएंगे। यहाँ पर है च्यू समथिंग ओवर, मतलब किसी चीज़ को आप मतलब चबा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझकर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चबाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस पर विचार करके उस चीज़ को ग्रैब करेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा च्यू द कड। अब अगेन च्यू आ गया, मतलब कि चबाना, निगलना। कट बेसिकली होता है, पहले तो मीनिंग देखते हैं, कंटेम्पलेटिंग, मतलब कि विचार करना। टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी बात पर विचार करना। कंटेम्पलेट हमने ये वर्ड भी कर रखा है, कौन टेम्पल में जाकर विचार मग्न होता है या फिर मेडिटेट करता है या फिर विचार करता है। अब गाय अपना खाना निगलने के बाद फिर से मुंह में लाकर चबाती है, तो इसे जुगाली कर्ड च्यूइंग कहते हैं। देखो जो ये गाय होती है ना, वो करती क्या है, पहले किसी चारे को चबा लेगी, उसको पेट में ले जाएगी, फिर उसको वापस ले आती है मुंह में, फिर उसको आराम से चबाती है 1 घंटे तक, तो इस चीज़ को कर्ड च्यूइंग कहते हैं। ठीक है, कर्ड से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी धीरे धीरे वो प्रोसेस होती है, क्योंकि इंसानी सोच से इसकी तुलना जब हुई तो हम किसी बात को जब बार बार सोचते हैं, जैसे कि मन ही मन उसको चबा रहे हों, तो किसी बात पर विचार करना, इसका भी मीनिंग वही हो जाएगा कि किसी बात पर बहुत गहनता से विचार करना। ठीक है, च्यू द कड, आपको याद रखना है कि गाय जो होती है वो अपना चारा पेट में ले जाकर वापस उसको मुंह में ले आती है, फिर घंटों तक आराम से चबाती है। इसी तरह से इंसान जो होते हैं वो किसी बात को अगर घंटों तक सोच रहे हैं, है ना, अपने मन की बात को घंटों तक चबा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, कड आपको गाय की इस प्रवृत्ति, जो ये उनकी एक टेक्नोलॉजी होती है, उनकी एक मतलब उनका एक तरीका होता है ना, तो उससे आपको कड को रिलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, च्यू द फैट। अब फैट हो जाता है मास से रिलेट कर सकते हैं, गॉसिप एंड मेक स्मॉल टॉक, टू गॉसिप और हैव फ्रेंडली टॉक्स, ये हो जाएगा गप्पे मारना, च्यू द फैट। अब कहानी है इसके पीछे, जो सेलर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, उनसे जुड़ी है। नाविकों को लंबी यात्राओं के दौरान खाने में सूखा नमकीन मांस, मतलब कि फैट मिलता था, जिससे वे धीरे धीरे चबाते थे और आपस में बात करते थे। अब सूखा ड्राई होता था नमकीन मांस, तो कहीं ना कहीं ड्राई एक होती है ड्राई, एक होता है बॉइल्ड। ठीक है, अब बॉइल्ड तो आसानी से चबा लिया जाएगा, लेकिन जो सूखी चीज़, ड्राई चीज़ होगी, उसको धीरे धीरे और लंबे समय तक आप चबाएंगे। तो धीरे धीरे ये आदत च्यू द फैट के रूप में गपशप या आराम की बातचीत के लिए प्रतीक बन गई। स्टार्ट यहाँ से हुई थी, आज हमें झेलनी पड़ रही है। ठीक है, ये जो है इनका मांस है, जो इनका फैट है, वो मतलब ड्राई फॉर्म में था, तो ये धीरे धीरे उसको चबाते थे, तब जाकर उसको खा पाते थे, तब जाकर वो पूरा का पूरा मतलब हम एब्जॉर्व करते थे। तो कहीं ना कहीं इसको धीरे धीरे चबाते थे और आराम से बात करते थे बाहर बैठकर, और बातें करते हुए आराम से इसको चबा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वे गप्पे मार रहे हैं और धीरे धीरे वे अपने मांस को, अपने फैट को चबा रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं। तो च्यू द फैट का जो मीनिंग बन गया वो यहीं से ही निकल कर आ गया, गप्पे मारना। गॉसिप एंड मेक स्मॉल टॉक हो जाएगा, गॉसिप और हैव फ्रेंडली टॉक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है च्यू द सीनरी। अब सीनरी को खा जाना, चबा जाना। टू एक्ट ओवरली इमोशनल, ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होकर अभिनय करना। थिएटर और फिल्मों से जुड़ा है, जब कोई अभिनेता मंच पर इतना ज़्यादा भावुक और ज़ोर ज़ोर से अभिनय करता है कि ऐसा लगने लगे कि वह तो मंच, जो पूरा का पूरा सीन नहीं है, उसे कोई चबा रहा है, तो यानी कि पूरी जगह पर छा जाने की कोशिश कर रहा है वो। तो मजाकिया अंदाज में कहा जाता है कि कोई इस सीन में उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा कर दिया है। कहते हैं ना, इसने एक्टिंग ओवर कर दी, है ना, ये तो ओवर कर रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा ये एक्टिंग कर रहा है, मतलब कि इसने ओवर कर दिया। लग रहा है ये जो पीछे के सीनरी है, ये सारी खुद ही चबा जाएगा, मतलब कि खा जाएगा ये सारे के सारे सीन को। इस तरह से आपको ये रिलेट करना है, मतलब कि सीनरी को खा जाएगा का मतलब है इसने ओवर, मतलब चीज़ें ओवर कर दी इसने, इतना मतलब इमोशनल हो गया, इतना भावनाओं में बह गया, कहते हैं, है ना। तो ये सीनरी को खा गया, पुराने पीछे जो जितना भी है ये मंच पूरा का पूरा इसको खा जाएगा, इतना भावुक हो जाएगा ये, है ना। इतना भावुक होकर मतलब ये अपना सीन परफॉर्म करने लगा। तो इस तरह से आपको च्यू द सीनरी से इस आर्टिस्ट, ये जो है, इसको रिलेट करना है, इसके मंच को रिलेट करना है, इसके स्टेज को रिलेट करना है, तब जाकर आप ईडीएम को मतलब याद कर पाएंगे कि इसने मतलब इतना ज़्यादा ओवर हाइप बना दी थी, इतनी इसने ओवर चीज़ें कर दी थी कि मतलब लोग बाग कहने लगे कि ये तो सीन, मतलब सीन नहीं खा गया, पूरा मंच खा गया, इसने बहुत ज़्यादा ड्रामा कर दिया।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ईडियम है। वैसे देखो जो हमारे च्यू के वर्ड हमारे जो ईडियम थे वो अराउंड 4 या 5 थे। जैसे ये देख सकते हैं, च्यू समवन आउट मतलब किसी को शब्दों से चबाना, किसी को मतलब कि गुस्से में डांट देना। च्यू समथिंग ओवर मतलब किसी चीज़ को धीरे धीरे चबाना, मतलब कि उस पर विचार करना बहुत ज़्यादा है। च्यू द कड, कड मैंने आपको बताया मतलब कि गाय की एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने चारे को दोबारा मुंह में लाकर उसको चबाती है, घंटों तक चबाती है। तो ऐसे ही इंसान जो होते हैं, हम किसी बात पर बहुत लंबे समय तक अगर विचार करते हैं तो उसको च्यू द कड उसका मीनिंग हो जाएगा। च्यू द फैट मैंने आपको बताया नाविकों से, सेलर से रिलेटेड है, मतलब उनको खाने में ड्राई मांस दिया जाता था, फैट दिया जाता था, तो वे मतलब उसको बातें करते हुए घंटों तक चबाते हुए उसको खाते थे। तो च्यू द फैट का मतलब हो जाएगा गप्पे मारना, बातें करना। च्यू द सीनरी मैंने आपको बताया सीनरी को ही खा जाए कोई, इस तरह का उसने परफॉर्म किया है। तो कहीं ना कहीं वो थिएटर और स्टेज की बात हो रही थी कि मतलब उसने मतलब ओवर चीज़ें कर दी हैं, कहीं ना कहीं वो उसने भावुक होकर बहुत इमोशनली परफॉर्मेंस दे दी है, बहुत ज़्यादा उसने ड्रामा कर दिया है। इस तरह से आपको सारे के सारे याद हो जाने चाहिए। बाकी चिकन फीड हमारा नेक्स्ट ईडियम है, मीनिंग हो जाएगा वेरी लिटिल मनी, बहुत कम धन। अब मुर्गियों को जो दाना दिया जाता है उससे ये रिलेटेड है। मुर्गियाँ जो हैं बहुत थोड़ा खाना खाती है, थोड़े से दाने ही उनके लिए काफ़ी होते हैं, इसलिए चिकन फीड का मतलब हो जाता है बहुत कम मात्रा है, फिर छोटा भुगतान, बहुत लिटिल क्वांटिटी में। ठीक है, जो चिकन फीड होता है आपको पता ही होगा, ये छोटे छोटे मतलब उसको दाना डाला जाता है, इसी में ही ये खाकर अपना पेट भर लेती हैं, तो वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो वेरी लिटिल मनी, बहुत कम धन से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बहुत छोटा भुगतान होना, बहुत छोटी मात्रा का होना। चिकन फीड, जैसे चिकन फीड होता है ऐसे ही हमारी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, नेक्स्ट इडियम है चिकन आउट। अब मीनिंग हो जाएगा इसका टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटन या फिर विड्रॉ। अब मतलब कि डर जाना, फ्राइटन है ना, विड्रॉ मतलब कि पीछे हट जाना किसी चीज़ को करने से। चिकन आउट ये बेसिकली जैसे चिकन होते हैं ना, मुर्गियाँ होती हैं, इनकी डरपोक प्रवृत्ति होती है, जरा से कुछ भी आवाज़ कर दो एकदम डर कर भाग जाएंगी। मुर्गियाँ अक्सर डर कर भाग जाती हैं, झगड़े से बचती हैं। जब कोई इंसान भी डर के कारण कोई काम छोड़ देता है, पीछे हट जाता है, तो उसे चिकन कहा जाता है। तो मतलब कि उसका जो दिल है वो चिकन जैसा है, वो एकदम डर कर पीछे भाग गया है, चिकन आउट हो गया है, मतलब कि डर जाना। तो इसी से ही आपको ये इडियम रिलेट करना है। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं चिकन हर्टेड, सेम वही मतलब कि चिकन के हर्ट जैसा, तो टिमिड हो जाएगा कहीं कहीं बार, ये तो वर्ड आपको याद रट जाना चाहिए। कॉवर्डली, ईजी, फ्राइटन मतलब कि डरपोक होना। अब देखो इसका जो फेस है ये भी चिकन हर्टेड जैसा है, इसका जो दिल है वो चिकन जैसा है, तो कहीं ना कहीं ये डरपोक होगा। अब वही चीज़ मतलब कि जो मुर्गियां हैं चिकन से, इनको डरपोक माना जाता है और तेज़ आवाज़ हल्की हरकत से भी ये डरकर भाग जाती हैं। तो चिकन शब्द धीरे धीरे कायरता का प्रतीक मान लिया गया, ईजी है। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं चाइल्ड्स प्ले, इजी हो जाएगा ये तो, मतलब कि बच्चों का खेल कहते हैं ना, ये तो बच्चों का खेल है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ये चाइल्ड्स प्ले का मतलब हो जाएगा समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, ए वेरी इजी टास्क। बच्चों का खेल होना आसान काम हो जाएगा, इजी ईडियम है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड, है ना। मीनिंग हो जाएगा चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्स, मतलब कि बच्चों को वयस्क की उपस्थिति में बोलना नहीं चाहिए। बचपन में आपको पक्का पता होगा, आपके घर वालों ने आपको ये कहा होगा, जब बड़े बीच में बात कर रहे हों तो छोटे को बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी सीन मतलब कि बच्चों को देखा जाना चाहिए लेकिन सुना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग यही निकलता है कि बच्चों को बोलना नहीं चाहिए बीच में, केवल देखो। जैसे बच्चे हैं, बड़े बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 3 बड़े हैं बात कर रहे हैं, बच्चे केवल देख रहे हैं। ठीक है, तो वही है चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्स, बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। यह माना जाता था कि बच्चों को अनुशासित, शांत और बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस इडियम को, तो इससे खुद भी बता रहा है कि चिल्ड्रन शुड बी सीन, बच्चों को मतलब देखा जाना चाहिए और सुना नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं बड़ों की सेंस में कह रहा है कि बच्चों को सुना नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जो सेंस निकलती है इसका मोरल निकलता है कि बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वरना वे डिस्टर्ब हो जाएंगे बड़े। इस तरह से थोड़ा सा आपको रिलेट करके, वैसे आपको समझ ही आ जाएगा पढ़ते ही, इडियम पढ़ते ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मतलब बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा चिल आउट, कहते हैं ना कि चिल मार, तो वही है ये, काम डाउन हो जा, शांत हो जा, आराम से मज़े ले, चिल मार, है ना। तो चिल का मतलब हो जाता है ठंडक, इसे मानसिक स्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में चिल आउट का इस्तेमाल मतलब लोगों को यह कहने के लिए होने लगा कि वे रिलैक्स करें, गुस्सा और घबराहट को छोड़ दें। चिल आउट, चिल मार, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट इडियम है चिंक्स इन द आर्मर,
ये हो जाएगा ए वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, मतलब कि कोई कमजोरी जिसका फ़ायदा दूसरा उठा लें। अब मिडिल एज से आया है, जब योद्धा युद्ध में आर्मर जिरह पहनते थे। देखो जैसे ये है ना, ये है कवच, या फिर इसको बख्तरबंद भी कहते हैं, ठीक है, बख्तरबंद। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर्मर। आर्मर बेसिकली एक रक्षा कवच होता था, एक बाहर का कवच होता था जो हमारे हमारे शरीर की, ओरिजिनल जो हमारा शरीर है उसकी रक्षा करता था। अब चिंक्स इन द आर्मर, इसमें चिंक मतलब एक छोटी सी दरार आ गई है, सुराख हो गया है इसमें, किसमें, आर्मर में, हमारे कवच में। अब मान लो यहाँ पर इसमें दरार हो गया और किसी ने यहीं गोली मार दी, बाकी जगह लगती तो ये रोक लेता है ना, क्योंकि शील्ड है, कहीं ना कहीं एक लेयर है। यहाँ पर उसमें चिंक आ गई, एक दरार आ गई और यहाँ पर गोली मार दी तो वो लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कमजोरी है जिसका फ़ायदा दूसरे उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये आई होप मतलब आपके हो जाएगा इडियम, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, या फिर समवन सिमिलर इन कैरेक्टर और बिहेवियर टू वंस फादर। जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। अब देखो ब्लॉक का मतलब होता है लकड़ी या फिर पत्थर का टुकड़ा। देखो जैसे ब्लॉक, आप इसको ब्लॉक समझ सकते हैं, ठीक है, इसको समझ सकते हैं आप ब्लॉक, ठीक है। और चिप यानी उसका छोटा टुकड़ा, अब ये हो जाएगी चिप, ठीक है। अब ये जो चिप है ये कहीं ना कहीं इसी में से निकली है, तो चिप जो है एक ब्लॉक में से निकली है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब किसी ओल्ड ब्लॉक की कोई चिप होना, मतलब कि किसी बड़ी चीज़ में से किसी छोटी चीज़ का निकलना। तो कहने का मतलब हुआ जो टुकड़ा बड़े टुकड़े से निकला है वो उसके जैसा ही होगा। इसकी जो प्रवृत्ति है, चिप की जो प्रवृत्ति है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मतलब इसमें पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे ब्लॉक में से ही निकले हैं, ब्लॉक वाले ही इसमें चीज़ें डेवलप होंगी। बाद में इंसानों पर लागू हुआ, जब लोग बच्चे को उनके माता पिता जैसा देखकर यह कहने लगे थे कि ये तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है। जैसे ये इसका लड़का है, कोई बाहर से मेहमान आया कि ये तो आपका लड़का तो बिल्कुल आपके जैसा है, तो इंग्लिश में उसको इडियम की सेंस में क्या कहेंगे कि चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है ये तो, मतलब ये जो चिप है ये आप जो एक ओल्ड ब्लॉक है आप में से ही निकली हुई लग रही है। इस तरह से आपको जैसा बाप वैसा बेटा की सेंस में इसको याद करना है। नेक्स्ट इडियम है क्लैम अप। क्लैम अप का मतलब होता है टू बी साइलेंट, मतलब कि मुंह बंद कर लेना। अब देखो जो क्लैम होता है ना, ये सीप होती है। आपने देखो ये चीज़ तो आपको पता होगी, इसमें से मोती निकलते हैं, सीप है ना, समुद्री जीव से जुड़ा है। जब खतरा होता है तो सीप अपने खोल को कसकर बंद कर लेती है, बिल्कुल चुप और बिल्कुल बंद कर लेती है जब उसको खतरा लगता है। तो क्लैम अप का मतलब बना बिल्कुल चुप हो जाना, जैसे कि सीप बिल्कुल बंद हो जाती है, ये बिल्कुल बंद हो जाएगी जब इसको खतरा लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्लैम अप हो जाएगी, मतलब कि बिकम साइलेंट हो जाएगी, अपना मुंह बंद कर लेगी, है ना। क्लैम अप को आपको सीप से रिलेट करना है। सीप को जब खतरा लगता है तो अपना मुंह बिल्कुल बंद कर लेती है, वरना उसका मुंह खुला रहता है, ठीक है। ऐसी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मुंह बंद कर लेना, तो कहीं ना कहीं मुंह बंद कर लेना, साइलेंट हो जाना, अपने जुबान पर लगाम लगा लेना, जैसे कि सीप बंद हो जाती है। नेक्स्ट इडियम है हमारा क्लीन हैंड्स। अब क्लीन हैंड्स आपको पढ़कर ही पता लग रहा होगा, आपके हाथ बिल्कुल क्लीन है, कहीं ना कहीं आपने कोई भी मतलब जो भी आप पर चार्जेस लगे थे मतलब कि वो हट चुके हैं, आप बिल्कुल निर्दोष हैं, इनोसेंट है, मतलब कि मासूम। अब देखो अंग्रेजी कानून जुडिशरी से आया है, जब व्यक्ति न्याय चाहता है, जो व्यक्ति न्याय चाहता है उसके हाथ साफ होने चाहिए, यानी कि उसने खुद कोई गलत काम ना किया हो, तो कहीं ना कहीं वो इनोसेंट होता है, मासूम होता है। क्लीन हैंड्स मतलब कि इसके हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था कोर्ट रेड हैंडेड, मतलब उसके हाथों पर खून लगा था, तो कहीं ना कहीं क्लीन हैंड होने चाहिए, कोई भी उसने मतलब बुरा काम गलत काम नहीं किया हुआ हो, ठीक है। तो इनोसेंट हो जाएगा, मासूम मतलब कि निर्दोष। नेक्स्ट है हमारा ईडियम क्लीन द एयर। अब इसका मीनिंग हो जाता है टू डील ओपनली विद मिसअंडरस्टैंडिंग्स टू गेट रिड ऑफ देम, संदेह को दूर करना। अब असल में इसका मतलब जो था क्लीन द एयर, तूफान या बारिश के बाद आसमान का साफ़ होना, उसको कहते थे क्लीन द एयर, जिससे कि हवा ताज़ा और साफ़ लगती है। बाद में जब ये विचार भावनात्मक, जब फीलिंग आई इसमें, इसको इंसानों में यूज़ किया जाने लगा, सामाजिक तनाव के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, जैसे दो लोगों के बीच बातें करके हवा साफ़ करना, संदेह को दूर करना, ठीक है। जैसे ये हैं, तीन लोग हैं, अब ये मतलब आपस में इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनमें बात करके ये अपने बीच की हवा को मतलब कि क्लीन द एयर साफ़ कर रहे हैं। मतलब जैसे ये चौथा भी है, ये बीच की अपनी हवा को, संदेह को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लीन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेह को दूर कर रहे हैं, अपने आपसी जो झगड़े होते हैं उनको दूर करना चाह रहे हैं। तो क्लीन द एयर जैसे आसमान में बारिश और तूफ़ान कहीं ना कहीं एक नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिलेट कर सकते हैं आप इसको, बारिश और तूफ़ान को। तो बारिश और तूफ़ान के बाद जैसे हवा साफ़ की जाती है, साफ़ हो जाती है ना,
तो ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, जो बीच के हमारे आपसी तनाव होते हैं, उसमें हम क्लीन द एयर करेंगे, मतलब कि उन चीज़ों को हम साफ़ करेंगे, संदेह को दूर करेंगे। तो मीनिंग हो जाएगा इसका संदेह को दूर करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा क्लॉक एंड डैगर। इसका मीनिंग हो जाएगा एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, या फिर लाइक ए स्पाई, एक ऐसी गतिविधि जिसमें रहस्य या फिर गुप्तचारिता है ना, गुप्तचरता कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि जिसमें स्पाइनेस, मतलब कि हिडन कह सकते हैं, रहस्य मिस्ट्री कह सकते हैं, उसमें रिलेट हो। क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक आपको पता होना चाहिए, डैगर आपको पता होना चाहिए। देखो जो इसने पहन रखा है ना, ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं चोगा, है ना। क्लॉक चोगा इसको कहते हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा हॉलीवुड की। और डैगर हो जाता है छुरा, जैसे ये देख सकते हैं, ये हो गया डैगर। अब देखो जो बंदा कोई है आदमी, वो क्लॉक भी पहना हुआ है और डैगर मतलब कि छुरा रखता है, यानी वे छिपे हुए हैं और ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि क्लॉक पहन लिया तो वो छिप गया, और डैगर ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो क्लॉक एंड डैगर का एक मुहावरा बना, जिसका मीनिंग हो गया ऐसा जासूस जो गुप्त मिशन करता हो, राजनीतिक साजिश को दर्शाता हो। तो क्लॉक एंड डैगर मतलब कि जो हिडन डैगर, मिस्ट्री भरा हो, है ना, छुप कर चीज़ें करता हो। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, तो ये हो जाएगा क्लॉक एंड डैगर। नेक्स्ट इडियम देखते हैं क्लोज शेव। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, बाल बाल बचना। अब आप सेव कर रहे हैं तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोजली बच गए हैं। कहीं ना कहीं ब्लेड से ये चीज़ें होती हैं, शेव जो है ब्लेड से की जाती है, तो आप क्लोज शेव आपने मतलब इस तरह से कर रहे थे कि ब्लेड आपको लगने से बच गया, क्लोज शेव हो गई आपकी, है ना। देख सकते हैं आप, वैसे तो इसने मतलब मार लिया है ब्लेड। अब देखो जब ये क्लोज शेव होगा, मतलब ये बाल बाल बच गया है, कहीं ना कहीं से पूरा का पूरा मुंह भी कट सकता था इसका, है ना, थोड़े बहुत ही स्क्रैच लगे हैं। जब रेज़र से दाढ़ी बनाते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती थी, अगर रेज़र बहुत पास से चलाया जाए तो चेहरे को कटने का खतरा होता था, लेकिन अगर कोई बिना कटे बच निकलता था तो उसको कहते हैं कि ये क्लोज सेव हो गया, मतलब कि क्लोज सेव कहा जाता था उसको, कि ये मतलब कि बाल बाल बच गया है। तो आपको शेविंग से इसको रिलेट करना है कि शेविंग करते वक्त आप क्लोजली, बहुत पास से आप बच गए थे, नैरो एस्केप से बच गए थे, ठीक है, बाल बाल बच गए थे। नेक्स्ट इडियम है क्लोज टू वन हार्ट, वंस हार्ट। ईजी हो जाएगा, आपके दिल के कोई बेहद करीब है। डियर एंड इम्पोर्टेंट टू वन सेल्फ, अत्यधिक प्रिय है। डियर प्रिय भी होता है, डियर का मतलब महंगा भी होता है, एक इडियम आगे आएगा उसमें डियर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है क्लोज द बुक ऑन, स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, काम करना बंद कर देना। अब रिकॉर्ड और फाइल से रिलेटेड है। जब कोई केस, खाता, कहानी पूरी हो जाती थी तो उसे उस किताब को बंद कर दी जाती थी, मतलब कि फाइल क्लोज, ठीक है, यानी अब उस पर चर्चा या फिर कोई भी काम अब नहीं होगा। इसका इस्तेमाल पहले कानूनी मामलों और रिपोर्ट में हुआ करता था, फिर यह आम जिंदगी के लिए एक मुहावरा बन गया, क्लोज द बुक ऑन, ठीक है, मतलब कि जो बुक थी उसको क्लोज कर दो, या फिर बुक ऑन थी ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जो बुक ऑन थी उसको अब क्लोज कर दिया आपने, तो कहीं ना कहीं आपने स्टॉप वर्किंग कर दी, मतलब कि उस पर काम करना बंद कर दिया, है ना, उसको उठा कर रख दो अब। नेक्स्ट इडियम है हमारा क्लोवन हूफ, द इविल इंटेंशन, बुरी नियत। अब देखो क्लोवन हूफ आपको पता होना चाहिए, क्लोवन हूफ होता है ये जो खुर होते हैं ना इस तरह के, इसको कहते हैं क्लोवन हूफ। अब देखो बना कहाँ से है, वही मतलब कि ईसाई धर्म ग्रंथ और पौराणिक जो कथा होती है उनसे आया, जहाँ पर एक डेविल होता था, उसको अक्सर दो खुरों वाले जानवर जैसे बकरी या सांड की तरह दिखाया जाता था, ठीक है, देख सकते हैं आप, इसके पैर बिल्कुल बकरी या सांड की तरह हैं, यानी उसके पैर क्लोवन हूफ, फटे खुर वाले होते हैं, है ना। तो क्लोवन हूफ जैसे होते थे जो डेविल होता था। जब किसी व्यक्ति की बुरी मंशा सामने आती है तो उसको कहा जाता है कि उसने अपना क्लोवन हूफ दिखा दिया, है ना। उसकी बुरी मंशा, इविल इंटेंशन अगर सामने आती है तो हम कहते हैं कि इसने अपना क्लोवन हूफ दिखा दिया, यानी उसने अपने अंदर का शैतान प्रकट कर लिया। तो क्लोवन हूफ को आपको इस इमेज से आपको रिलेट करना है, तो आप समझ जाएंगे कि ये डेविल की बात हो रही थी। एक इविल इंटेंशन, किसी की बुरी नीयत, बुरी मंशा वाला आदमी है, उसकी बात हो रही थी। जब उसने अपना असली चेहरा दिखाया तो हम कहेंगे कि उसने अपने क्लोवन हूफ दिखा दिए, अपने खुर दिखा दिए, अपने जो पैर हैं, अपने निगेटिव जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक निगेटिव इमेज रखते हैं, उन पैरों को उसने दिखा दिया, क्लोवन हूफ दिखा दिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा कोक एंड बुल स्टोरी, एन अनबिलीवेबल और एब्सर्ड स्टोरी, मतलब कि अविश्वसनीय या बेतुकी कहानी। अब देखो इंग्लैंड से रिलेट करता है, उसे तो छोड़ो। ऐसा कहा जाता था कि दो सराएं तो पहले ही बात आपको पता होना चाहिए, सराएं जो होता है वो कहीं ना कहीं जो धर्मशाला टाइप होती है ना, पहले के समय में जब लोग बहुत लंबी लंबी यात्रा करते थे तो बाहर सड़क पर ही एक मतलब बाहर अपने जानवर मतलब लगा देते थे,
और अंदर काफ़ी सारी मतलब खाट टाइप बिछाकर और मतलब तख्त बिछाकर वहाँ पर उन पर लेटते थे। तो उनको मतलब बेसिकली सराय कहा जाती थी, खाना पीना करते थे, रेस्ट करते थे और फिर अगले दिन निकल जाते थे। तो कहीं ना कहीं आप एक धर्मशाला टाइप से उसको रिलेट कर सकते हैं सराय को। दो सराय थी। द क्लॉक इन, बेसिकली जो ये इन होता है ना, ये होटल में ही लगता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इन लगा हुआ, उसको भी होटल या फिर धर्मशाला उसी उसी सेंस में है सारी चीज़। द क्लॉक इन और द बुल इन, एक ही गांव में दो सराय थी। वहाँ के लोग बढ़ा चढ़ाकर कहानियाँ बनाते थे, सुनाते थे, जो बाद में कॉक एंड बुल स्टोरीज कहलाई गई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, द कॉक इन था और जो बुल था द बुल इन था। दो ये सराय थी, दो धर्मशालाएँ थी। वहाँ के लोग बहुत लंबी लंबी फेंकते थे, मतलब इधर उधर की बातें छोंक रहे हैं, मतलब इधर उधर की बातें बना रहे हैं लंबी लंबी। अब आपको पता ही है पहले के समय में एक पेड़, एक इमेजिन करो एक पेड़ है, यहाँ पर एक मतलब चौपाल टाइप सी लगी हुई है, खाट लगी हुई है, कई सारी बूढ़े लोग बैठे हैं, है ना, हुक्का चल रहा है और मतलब बैठे हैं, बात बना रहे हैं इधर उधर की, पूरे गांव की उन्होंने बता दी, पड़ोस वाले गांव की बातें बता दी। तो कहीं ना कहीं वो अविश्वसनीय और बेतुकी कहानी, एब्सर्ड स्टोरी वहाँ पर चलती थी। इसको देख सकते हैं आप, है ना। वैसे तो ये कॉक ना होकर बुल ना होकर ये दो सराय थी, आपको रिलेट कर सकते हैं। पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं उस सराय की तरह ही है, उस धर्मशाला की तरह ही है। तो आपको रिलेट कर लेना है कि ये दो सराय थी, यहाँ पर मतलब इधर उधर की बातें चलती थी, एब्सर्ड यहाँ पर स्टोरी चलती थी। तो आपके ये इडियम याद हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है कोल्ड कंफर्ट, या फिर इसका मीनिंग हो जाएगा स्लाइट सेटिस्फैक्शन, यानी कि झूठी तसल्ली। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है ऐसा दिलासा जो भावनात्मक रूप से ठंडा, निष्क्रिय और बेअसर हो। अब देखो, कंफर्ट, कोई आपको कंफर्ट पहुंचाना चाह रहा है, दिलासा देना चाह रहा है और वो कोल्ड है ना, तो वो ठंडा है, मतलब उसमें कोई भी जान नहीं है, तो स्लाइट सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, झूठी तसल्ली। ये भीग रहा है, मतलब परेशान है, लड़की आई एक रुमाल दे रही है उसको, मतलब छाता नहीं देगी वो, उसको रुमाल दे रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो उसको तसल्ली दे रही है कि चुप हो जाओ, अपने कपड़े साफ कर लो इस रुमाल से, मतलब छाता नहीं दे रही। ऐसे ही ये एवरीथिंग विल बी फाइन, ये सोच रहा है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मतलब झूठी तसल्ली दे रहा है, कुछ भी इसका मतलब ठीक नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं झूठी तसल्ली दे रहा है। तो इजी इडियम है, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, कॉम थ्रो, मतलब कि टू केयरफुली लुक थ्रो, मतलब कि बारीकी से देखना। अब कॉम्ब जो होता है कंघा, है ना, होता है, आपको पता होगा जब इसमें हम कंघा करते हैं तो एक एक बाल इसके बीच से ऐसे मतलब बीच से निकल कर जाता है। जैसे हम बालों को कंघी से अच्छी तरह सुलझाते हैं तो एक एक बाल पड़ जाते हैं, वो उसमें से होकर निकलता है, कॉम थ्रो हो जाता है वो। तो इसका मतलब हुआ किसी दस्तावेज, जगह या जानकारी को इसी तरह बहुत ध्यान से छानना, उसको देखना, उसको एब्जॉर्व करना, इस तरह से ही जैसे कॉम थ्रो में हर एक बाल निकल कर जाता है, जैसे कॉम थ्रो में हर एक बाल निकल कर जाता है, तो ऐसे ही आप किसी भी रिलेटेड डिटेल में को आप उसी तरह से निकल कर जाएं कि हर एक डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको बहुत बारीकी से आप उसको केयरफुली एग्जामाइन करें। ठीक है, टू केयरफुली लुक थ्रो मतलब कि बारीकी से ध्यान देना, इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है कम अबाउट, ये तो फ्रेजल वर्ब है, टू हैपन हो जाएगा, मतलब कि घटित होना, अगर याद होती है ठीक, नहीं है तो ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं डालना है, फ्रेजल वर्ब में टैकल करेंगे। नॉटिकल लैंग्वेज से ही आया है कम अबाउट। जब जहाज़ों की दिशा बदलती थी तो उसको कम अबाउट कहा जाता था, कि कम अबाउट मतलब कि दिशा चेंज कर दो इसकी, यहाँ से जैसे ये देख सकते हैं इसकी दिशा चेंज कर दी, कम अबाउट कहा जाता था, यानी कि जहाज़ हवा के खिलाफ घूमे या और नई दिशा में चले। धीरे धीरे यह मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में आ गया, हमारी डेली लैंग्वेज में आ गया। तो कहा जाता है जब किसी घटना स्थिति का उत्पन्न हो जाना, किसी चीज़ का अचानक घट जाना या फिर उसका कारण बनना, टू हैपन हो जाएगा, घटित होना किसी चीज़ का, है ना। तो कम अबाउट का मतलब क्या था नॉटिकल लैंग्वेज में, मतलब कि हम जहाज़ की, जो हमारा ये सेलिंग शिप ही चलते थे बेसिकली, उनकी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, तो किसी चीज़ का घटित होना, क्या घटित हो रहा था, दिशा बदल रही थी। तो इसी तरह से आपको कम अबाउट को याद करना है, टू हैपन मतलब कि घटित होना। नेक्स्ट इडियम है कम हेल और हाई वाटर, ये हो जाता है नो मैटर वाट इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स, मतलब कि कुछ भी हो जाए, हर कठिनाई के बावजूद आप चीज़ें करेंगे। कम हेल और हाई वाटर, वैसे तो बेसिकली जो हेल का मतलब होता है आपने सुना होगा, वो होता है मतलब कि नरक, है ना, नरक हो जाता है। अब अमेरिका में गायों को चराने वाले काउबॉय संस्कृति से जुड़ी ये इडियम माना जाता है। काउबॉय आपको पता ही होंगे जो चराते थे, वे लोग बड़े खतरे, जैसे कि जंगल की आग को हेल कहा जाता था और बाढ़ को क्या कहा जाता था, हाई वाटर। हाई वाटर तो समझ में आता है, लेकिन हेल का मतलब होता था जंगल की आग।
वे इन चीज़ों से डरते नहीं थे और वे अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते थे। इसलिए यह मुहावरा बना कि चाहे नरक आ जाए या फिर बाढ़, या फिर कह सकते हैं चाहे जंगल की आग आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, उसमें मैं अपना काम पक्का करूँगा, ये काउबॉय कहता था। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आग लगी है या फिर यहाँ पर हाई वाटर भी आ गया है, तो हर स्थिति में काउबॉय अपना काम कर रहा है। तो कुछ भी कठिनाई आ जाए उसके बावजूद भी काउबॉय अपने काम में लगा रहता है। तो कम हेल, नरक भी रिलेट कर सकते हैं आप, जैसे चाहे नरक आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, मैं अपना काम करता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा कम इन हैंडी। इसका मतलब हो जाता है टर्न आउट टू बी यूज़फुल, मतलब कि उपयोगी होना। हैंडी का मतलब आपको पता ही होगा, कोई चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल है कोई चीज़, हाथ के पास होना या फिर उपयोग में कोई चीज़ आसान होना। अब कम इन हैंडी, आपके हैंड में है, उपयोगी है कोई चीज़, अगर वो हैंडी है तो आप उपयोग उसका पक्का करेंगे। कोई आप किसी चीज़ को चलाने में हैंडी है, मतलब कोई चीज़, कोई आपका फ़ोन ही है, आपके पास दो फ़ोन है, एक फोल्ड वाला है, एक नॉर्मल है, आप हैंडी किस में, एक नॉर्मल फ़ोन को चलाने में, तो आप उसका उपयोग करेंगे। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि आप उस नॉर्मल से फ़ोन को आप उसका उपयोग करेंगे। जब कोई चीज़ कम सी हैंडी होती है तो उसका मतलब होता है वो चीज़ तब काम आती है जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप उसको आपके लिए वो हैंडी है, आपको फ़ोन यूज़ करना है तो आप उसका यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं टर्न आउट टू बी यूज़फुल, वो आपके लिए उपयोगी चीज़ साबित होगी। नेक्स्ट इडियम है कम ऑफ एज, टू मैच्योर एंड डेवलप फुली, परिपक्व होना, वयस्क हो जाना। इसका मीनिंग होता है कम ऑफ एज, मतलब कि उम्र हो रही है, कहते हैं ना इसकी उम्र हो रही है, तो वो परिपक्व हो गया है। इंग्लैंड से आया है, उसका कानून से आया है, जहाँ पर कमिंग ऑफ एज का मतलब था एक व्यक्ति का कानूनी रूप से वयस्क हो जाना, यानी कि 21 साल का हो जाना। तो कहते हैं हम वो अब वयस्क हो गया है, परिपक्व हो गया है। कम ऑफ एज मतलब कि उसने 21 साल की उम्र को प्राप्त कर लिया है, वो अब मैच्योर है। तो इजी हो जाएगा, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कम ऑफ का मतलब हो जाता है बी सेपरेटेड, अलग हो जाना, फ्रेजल वर्ब है। कम का मतलब हो जाता है आना, ऑफ का मतलब हो जाता है दूर। जब दोनों मिलते हैं तो इसकी जो सेंस निकलती है, किसी चीज़ के मूल हिस्से से अलग होने की क्रिया को ये दर्शाते हैं। ऑफ का मतलब सेपरेशन ये दर्शाता है। ठीक है, सेपरेटेड की आपको स्पेलिंग बिल्कुल नहीं बोलनी है, काफ़ी लोग गलत करके आते हैं, ई लगा देंगे यहाँ पर, जो कि नहीं होता। सेपरेटेड की स्पेलिंग देख लेना, ए आता है। अलग हो जाना, कम मतलब आना, ऑफ आकर मतलब अलग हो जाना, चीज़ों का दूर हो जाना। तो किसी चीज़ के मूल हिस्से से किसी चीज़ का अलग हो जाना, जैसे देख सकते हैं शर्ट का ये बटन इसके मूल हिस्से से अलग हो गया। ठीक है, तो सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। नेक्स्ट इडियम है कम रेन ऑन शाइन, वही है अभी हमने देखा था। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज वाट एवर हैपन, या फिर नो मैटर वाट द वेदर इज़, चाहे रेन आए चाहे शाइन आए, जैसे कहते हैं ना, चाहे बरसात आ जाए चाहे धूप आ जाए, तो कुछ भी हो मैं हर परिस्थिति में अपना काम करूँगा या करूँगी, चाहे जो भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, काम पक्का होगा। तो इजी है, देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा कम टू ब्लोज, यानी कि गेट इनटू ए फाइट फिजिकली, हाथापाई होना। अब ब्लो जो वर्ड था, इसके मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। वैसे तो ब्लो सबसे जो आपको इजी, आपको ही पता होगा, हवा का झोंका हो जाता है। ठीक है, या फिर इसका मीनिंग झटका हो जाता है, कोई आघात लगना, झटका लग जाना, चोट लग जाना, है ना। घूसा भी रिलेट कर सकते हैं, घूसा मार दिया, है ना, फट जाना। तो ये सभी इसके मीनिंग हो जाते हैं। सबसे इजी, सबसे जो बेसिक है वो आपको ये चीज़ पता ही होगी, हवा का झोंका। कम टू ब्लोज, अब ब्लोज का यहाँ पर मतलब हो जाता है घूसा या फिर मारना, झटका पहुँचाना। और कम टू ब्लोज का मतलब हो जाता है कोई झगड़ा केवल शब्दों तक नहीं रहा, अब उसमें हाथापाई शामिल हो गई है। तो ब्लोज का जो यहाँ पर मीनिंग है वो घूसे से है, घूसे पर आ जाना, बात शब्दों से अब घूसे पर आ गई, ये एक दूसरे को मारने लगे हैं, मतलब कि हाथापाई हो गई है। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं कम टू ग्रीफ, मतलब कि हैव एन एक्सीडेंट हो जाना, या फिर मीट विद डिज़ास्टर, दुर्घटना या फिर असफल होना। अब देखो ग्रीफ आपको पता ही होगा, दुख, है ना। अब ग्रीफ जो शब्द है अंग्रेजी साहित्य में केवल दुख ना होकर गंभीर नुकसान भी हो सकता है, असफलता को भी दर्शाता है। तो आप दुख भी रिलेट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कम टू ग्रीफ मतलब कि दुख के पास आ जाना, या दुख आपके पास आ गया है, मतलब आप दुख आप फील करने लगे हैं। युद्ध, प्रेम या फिर व्यावसायिक प्रयासों में असफलता को ग्रीफ कहा जाता था। दुख आ गया आपके पास, वो युद्ध का भी हो सकता है, प्रेम का भी, है ना, व्यावसायिक भी हो सकता है, जिससे मुहावरा बना कि दुर्घटना या फिर असफल हो जाना। आपके पास दुख आ गया है, मतलब कि आप डिज़ास्टर को, एक्सीडेंट को मीट कर रहे हैं, है ना। तो दुख आना कहीं ना कहीं डिज़ास्टर या फिर दुर्घटना की सेंस में आप रिलेट करेंगे कम टू ग्रीफ। ठीक है,
नेक्स्ट ईडियम है हमारा कम टू लाइट। कम टू लाइट ईजी हो जाएगा, मतलब कि बीन रिवील्ड या फिर टू बी नॉन पब्लिकली हो जाएगा, प्रकाश में आना, पता चलना। किसी चीज़ को आप मतलब लाइट में ला रहे हैं। बाइबल और शेक्सपियर जैसे ग्रंथों में लाइट का अर्थ होता था सत्य और ज्ञान। छुपी चीज़ को अक्सर जब उजागर करना होता था तो कहा जाता था कि वो प्रकाश में आ गई है। कम टू लाइट, कोई चीज़ आप जैसे कहते हैं ना अंधेरे में कोई चीज़ जाना, तो कहीं ना कहीं आप उसको छुपाना चाह रहे हैं। ऐसे ही कम टू लाइट, जब उसको प्रकाश में लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो सबको उजागर हो जाएगी, सबको वो चीज़ पता लग जाएगी। नेक्स्ट इडियम है कम टू टर्म्स विद समथिंग, टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट ए सैड सिचुएशन, हालात से समझौता कर लेना। अब देखो यहाँ पर जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जो आपको TNC लिखा मिला होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, वो है ये। अब मध्ययुगीन संधि वार्ताओं से निकला है। संधि होती थी युद्ध करने के बाद, है ना, युद्ध या विवाद के बाद टर्म्स, जो टर्म्स कंडीशन होती थी, शर्तें रखी जाती थी, है ना, कि अब आप हमारी सीमा पर हमला नहीं करेंगे, हमारे लोगों को परेशान नहीं कर, बहुत सारी टर्म्स उसमें कंडीशन होती थी, टर्म्स होते थे। आधुनिक अर्थ में यह जीवन की कठिनाई, जो कठिन परिस्थिति होती है उसको स्वीकारने और उनसे सामंजस्य बिठाने के रूप में विकसित होने लगा। कम टू टर्म्स विद समथिंग, आप किसी के साथ शर्तें, उनकी शर्तें मानने के लिए स्वीकार आपने कर लिया है। कम टू टर्म्स मतलब आप शर्तें मानने के लिए इच्छुक हैं, इसने भी शर्तें मान ली, इसने भी शर्तें मान ली, इसने भी शर्तें मान ली, आप आपस में दोनों ने शर्तें मान ली, तो कहीं ना कहीं हालातों से समझौता आप कर रहे हैं। जो आपके हालात हैं, अब देखो अगर दो बंदे हैं तो वो दो बंदों के बीच में बात होगी। आपके हालात हैं, आप खुद से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपके जो हालात हैं वर्सेस आप दो के बीच में बात चलेगी, तो आपने हालातों से समझौता कर लिया है ना, शर्तें मान ली हैं हालातों की, है ना। तो इस तरह से आपको ये याद करना है, मतलब कि हालातों से समझौता कर लेना। कम टू द पॉइंट ईजी है, सीधा मुद्दे पर आना, पॉइंट पर आओ, कहते हैं ना भाई पॉइंट पे आओ, इधर उधर की बात नहीं करनी, है ना। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, तो वही है, कोई चीज़ अगर घुमा फिरा कर होती है उसके लिए यूज़ होता है कि स्पष्ट एवं संक्षिप्त संवाद जो होता है, मतलब पॉइंट पर आओ, ठीक है, मतलब कि सीधा मुद्दे पर आओ, है ना। कम टू द पॉइंट, जैसे जज साहब कह रहे हैं इधर उधर की बात नहीं घुमानी, टू द पॉइंट आओ, मतलब कि पॉइंट बिल्कुल कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। नेक्स्ट इडियम है कम ट्रू। अब देखो कम ट्रू, आपने ये भले ही ना सुना हो लेकिन ये ज़रूर सुना होगा, ड्रीम्स कम ट्रू, है ना, ये ज़रूर सुना होगा कि सपने सच होते हैं। टू हैपन इन द वे यू हैड होप्ड, जैसा आपने सोचा था ऐसा ही चीज़ें घटित हो जाना, सपनों का सच हो जाना। तो बस यही है, ड्रीम्स कम ट्रू से आप इसको रिलेट करेंगे। इच्छा, सपने, भविष्यवाणी के साकार होने से ये जुड़ा है। जैसे जैसे ड्रीम्स कम ट्रू अवधारणाएं लोकप्रिय हुई, वाक्यांश उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बन गया। इसमें से ड्रीम्स ये खा गए लोग, है ना, अंग्रेज लोग। तो इसमें कम्स ट्रू या फिर कम ट्रू बचा, तो इसका मतलब भी वही हो जाता है, सपने सच होना। ड्रीम्स कम ट्रू से आप इसको रिलेट करेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इडियम कम वाट में। कम वाट में कुछ भी आ जाए, जो भी हो जाए, मैं करके रहूँगा। अगेन तीसरी बार ये हम ऐसा ही इडियम कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, मतलब कि नो मैटर वाट हैपन्स, कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूँगा। यह एक प्रकार का अटूट निष्ठा एवं दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने निर्णय पर कायम रहूँगा। यह मुहावरा धीरे धीरे आम बोलचाल में आ गया और दृढ़ता और समर्पण का प्रतीक बन गया, जैसे ये देख सकते हैं। कुछ कुछ सीन ये मुझे यहाँ पर इनको हटाकर राम जी खड़े कर दो, तो ये वो ही सीन बन जाता है जब राम जी लंका की ओर उसमें देख रहे थे कि कैसे समुद्र को पार किया जाए। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी आप ये रिलेट कर सकते हैं कि कम वाट में सोचा होगा उन्होंने कि कुछ भी हो जाए मुझे ये समुद्र पार करना है किसी भी हालत में, चाहे जो भी हो जाए, है ना, मैं लंका में घुस कर रहूँगा, ठीक है, कम वाट में। नेक्स्ट इडियम है हमारा कुक द बुक्स। ये हो जाएगा टू फाल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग, और हिसाब में हेरा फेरी करना। अब देखो कुक द बुक, कुक एक चीज़ होती है, मतलब कि आपने, मतलब वैसे तो कुक का मतलब आपको पता होगा, लेकिन मिलाना, छिपाना की सेंस में, या फिर छेड़छाड़ करना भी इसमें रिलेट करेंगे कि आपने छेड़छाड़ कर दिया, कुक कर दी हैं कोई चीज़ें। बुक्स का मतलब तो यहाँ पर लेखा जोखा है ही है, तो कुक द बुक्स का अर्थ हुआ जानबूझकर बही खाता में हेरा फेरी करना, छेड़छाड़ करना, और यह वित्तीय धोखाधड़ी का प्रतीक होने लगा, हिसाब में हेरा फेरी करना। कुक द बुक कर रहा है, कुक वैसे जैसे ये तो थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो जाता है, मतलब कि उसने बुक को कुक कर दिया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग हो जाता है कि उसने बुक्स में, उसके जो लेखा की बुक्स थी उसमें छेड़छाड़ कर दी है ना, हिसाब में हेरा फेरी कर दी है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, कूल अबाउट वर्किंग, मतलब रेडी टू वर्क, काम करने के लिए बिल्कुल तैयार होना।
अब ये जो है आधुनिक व्यावसायिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, मतलब कि किसी व्यक्ति का कार्य के प्रति शांत, नियंत्रित और तैयार जो रवैया होता है वो दर्शाया जाता है किसमें, कूल अबाउट वर्किंग। आप किसी को काम करने में कूल हैं, बिल्कुल चिल है, अभी जैसे चिल आउट आया था ऐसे ही आप कूल हैं बिल्कुल। तो उसका तेज़ रफ्तार और तनाव भरे कार्य स्थल में कूल बने रहना उसका सराहनीय गुण माना गया। काम करने के लिए वो बेहद तैयार है, जैसे देख सकते हैं इसका बिजी एटमॉस्फेयर है काफ़ी, इधर उधर और भी लोग हैं, बॉस का प्रेशर है, तो लेकिन ये फिर भी क्या कह रहा है कि कूल हूँ मैं, कूल अबाउट, मैं अपने काम के लिए हूँ, मतलब अपना मेरा काम के लिए मैं बिल्कुल ठंडा हूँ, मैं मज़े में हूँ, है ना। तो ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, कूल एज कुकुम्बर। अब देखो कुकुम्बर जो होता है खीरा, इसकी प्रवृत्ति जो होती है ठंडी होती है, पानी होता है इसमें, है ना, तो उतना ठंडा होना जितना खीरा होता है। तो नॉट नर्वस और इमोशनल हो जाएगा, टू बी काम एंड कंपोज्ड। कूल एज आइस, ये हो जाएगा धैर्यवान, बिल्कुल ठंडा होना, आप अपने टेंशन ले ही नहीं रहे हैं। ठंडा यहाँ पर सेंस मतलब दिमाग में, दिमाग ठंडा होने से है। ये खीरा जो है अपनी अंदरूनी ठंडक के लिए जाना जाता है, इसलिए यह व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता और शांत चित्त व्यवहार का प्रतीक बन गया। इंग्लैंड के गर्मियों में खीरे का प्रयोग शरीर को ठंडक देने वाला होता था, यही तुलना से ये इडियम जन्मा है। ठीक है, कूल एज कुकुम्बर मतलब कि आराम से टेंशन फ्री होकर काम करना है, कोई भी आप नर्वस नहीं हो रहे हैं, इमोशनल नहीं हो रहे हैं, काम है, आप कंपोज्ड हैं, कूल हैं, बिल्कुल धैर्यवान हैं। नेक्स्ट इडियम कूल इट, ये तो इजी हो ही जाएगा, टू रिलैक्स मतलब कि शांत हो जाना, तो कोई भी इसमें इशू नहीं है। ठीक है, वैसे आप पढ़ सकते हैं, फिल्मों, टेलीविज़न और संगीत से इसका चलन बढ़ा है, जहाँ पर कूल इट का मतलब होता था शांत हो जाओ, तो वहीं से ही मतलब कहते थे मूवीज़ में, जब ये फिल्मी दुनिया होती है उसमें कहते थे कूल इट, कूल है ना, तो मतलब कि खुद को कंट्रोल कर लो, शांत कर लो, गुस्सा मत करो, टेंशन मत करो, है ना, तो ईजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है कूल योर हील्स। इसका मतलब हो जाता है टू बी केप्ट वेटिंग या फिर अनविलिंग वेट फॉर समथिंग और समवन, इंतजार करना किसी का। अब ये देखो इसका जो हिस्ट्री है ये है दरबारी या फिर आम लोग राजाओं या उच्च अधिकारियों से मिलने जब जाते थे तो उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। हील यानी एडी को ठंडा करना इसका मीनिंग है, मतलब कि व्यक्ति का चलना बंद हो गया है, अब वह खड़ा है और इंतजार कर रहा है। कूल योर हील्स को यहाँ पर देख सकते हैं, ये राजा से मिलने आया है कोई, मतलब किसी दूसरे देश का, किसी दूसरी भारी इनके शहर का आदमी है, ये राजा से मिलने आया है। और ये कूल योर हील्स मतलब इसको कह सकते हैं कि ये अपने हील्स को, अपने हील, अपनी जो एडी है उनको हील्स मतलब उनको ठंडा कर रहा है, कूल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है। जैसे हम पैर हिलाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं ना, पैर हिलाते हैं, तो वो मतलब कह सकते हैं कि कूल कर रहे हैं हम अपने पैरों को, तो कहीं ना कहीं ये कूल कर रहा है अपने पैरों को, ये इंतज़ार कर रहा है राजा का, या फिर इस आदमी का वेट कर रहा है कि ये कब मुझे एंट्री के लिए, मतलब मुझे इजाज़त दे, कब मुझे अंदर भेजे राजा से बात करने के लिए। तो ऐसे ही जब आम लोग उच्च अधिकारियों के पास जाते थे, राजा के पास मिलने जाते थे, तो उन्हें घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था, उनको अपने पैर ठंडे करने होते थे, मतलब कि इंतज़ार करना होता था। तो इस तरह से आपको ईडियम देखना है, इमेज से रिलेट करें, हिस्ट्री से रिलेट करें, तो ईडियम ये आपके आसानी से याद हो जाएगा, कोई भी इसमें इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कोप विद, मतलब हो जाता है हैंडल, सामना करना, फ्रेजल वर्ब है, लेकिन कोप का जो अर्थ होता है वो होता है प्रहार सहना, है ना। यह शब्द इंग्लैंड में जब युद्ध और मानसिक संघर्ष के संदर्भ में इस्तेमाल हुआ करता था, धीरे धीरे यह आम जीवन की कठिनाइयों से सामना करने के लिए भी प्रचलन में आ गया। जैसे ये देख सकते हैं कोप विद, ये मतलब सामना कर रहा है कठिनाइयों का, यहाँ पर बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, ऊपर से रस्सी पर ये करतब दिखा रहा है, चल रहा है ना, तो ये सामना कर रहा है परिस्थितियों का, हैंडल कर रहा है, कोप विद। अब कोप का मतलब ये होता है प्रहार सहना, किसी चीज़ को सहना, तो ये सामना कर रहा है, सह रहा है चीज़ों को। नेक्स्ट इडियम है हमारा कॉपी कैट। ईजी है, कॉपी कैट हम बहुत यूज़ करते हैं, बचपन में भी बच्चे भी यूज़ करते हैं, मतलब कि वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोजली, मतलब कि नकलची व्यक्ति। इमिटेट्स मैं मानता हूँ वर्ड आपको पता होना चाहिए, फोटोस्टेट से हमने इसको रिलेट कर रखा है, ठीक है। इमिटेट फोटोस्टेट मतलब कि आप रेप्लिका हैं उसकी, या फिर किसी चीज़ की कॉपी होना। जब कोई बच्चा दूसरे की हर बात की नकल करता है तो उसे कॉपी कैट कहा जाता है। जैसे ये बच्ची है, ये मतलब इस कैट की मतलब नकल कर रही है, तो इजी हो जाएगा कॉपी कैट। कॉर्डन ऑफ मतलब कि आइसोलेटेड, घेरा डालना। अब जो कॉर्डन होता है यही होता है मतलब कि घेराबंदी करना। जैसे देख सकते हैं कभी कोई क्राइम हो जाता है तो वहाँ पर फेंसिंग कर दी जाती है, मतलब चारों तरफ इस तरह की ये जो पट्टी होती है ना, पुलिस कहते हैं डू नॉट एंटर होता है, उस पर चारों तरफ ये कर दी, यहाँ पर कुछ हुआ है तो इसको कहते हैं घेराबंदी करना, कॉर्डन ऑफ इसको कहते हैं। डेली यूज़ का वर्ड है, तो इसमें कोई ट्रिक मतलब कोई ऐसा मेरे हिसाब से नहीं, इतना इसमें दिमाग लगाना चाहिए, आपको ये चीज़ नॉर्मली पता होनी चाहिए। कॉर्डन का मतलब ये कॉर्डन से आया है, जिसका मतलब होता है रस्सी या फिर फीता। जब सेना या पुलिस किसी इलाके को घेरती है, महामारी या अपराध स्थल
को घेरती है तो यह शब्द इस्तेमाल होता है कॉर्डन ऑफ। पता भी होगा आपको काफ़ी लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट समवन डियरली। अभी मैंने आपको बताया था डियर मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब महंगे से भी रिलेट हो जाता है। तो कॉस्ट समवन डियरली एक ईडियम है। टू ब्रिंग वन सफरिंग मतलब कि महंगा पड़ना कोई चीज़ या फिर घाटे का सौदा होना। अब देखो यहाँ पर दो सेंस निकलती है। एक होता है कुछ कुछ एक ऐसा घाटा है जो आपको पैसों के सेंस में हुआ है, कुछ एक ऐसा घाटा है जो आपके अपने होते हैं ना, उसमें मान लो भगवान अगर एक किसी की डेथ हो जाए किसी आपके प्रिय की, तो कहीं ना कहीं वो आपका घाटा हुआ है। ठीक है, वही है युद्धों के समय से ये उत्पन्न हुआ है, जब जीत या फिर गलत फैसले के कारण सैनिक राजा को भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। जैसे कि सैनिकों की जान जाना, कोई राजा है उसके सैनिकों की जान जा रही है तो उसके लिए बहुत बड़ा घाटा है। उसके प्रिय लोगों की, उसके अपने लोगों की जान जा रही है, खजाने का नुकसान हो रहा है, अपने लोगों का भरोसा खो रहा है, तो ये सब चीज़ बहुत बड़ा एक नुकसान बैठेगा राजा के लिए। डियरली का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा अधिक, पैसों के सेंस में हो सकता है, या फिर आपका कोई बहुत भारी बड़ा नुकसान हुआ है जो वास्तव में दिल को चीरने वाला नुकसान हो। तो कॉस्ट समवन डियरली ये पहले के जो युद्ध होते थे उनमें राजाओं के लिए यूज़ किया जाता था, तो जिसका अपना मतलब उसका सब तबाह हो गया। देखो मतलब इसके अपने मारे गए है ना, उनकी आत्माएं इनको मतलब देख रही हैं कि तूने क्या डिसीज़न ले लिया कि मतलब इतना बड़ा नुकसान हो गया, है ना, ये भी देख सकते हैं। तो मतलब कि महंगा पड़ना या फिर घाटे का सौदा होना, इस तरह से आपको इसको रिलेट करना है। नेक्स्ट इडियम है हमारा कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। मीनिंग वही हो जाता है, वेरी एक्सपेंसिव हो जाता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत महंगा पड़ना कोई चीज़। यही मतलब वर्ल्ड वार के टाइम से लोकप्रिय हुई, जब सैनिक युद्ध में अपना हाथ पैर खो बैठते थे। जैसे देख सकते हैं इसका हाथ भी गायब है, पैर भी मतलब नकली लग गया, टूट गया, मतलब ख़त्म हो गया। इससे भाव आया कि कुछ चीज़ों की कीमत इतनी बड़ी होती है कि शरीर के हिस्से तक गंवाने पड़ जाते हैं। अब देखो वर्ल्ड वार में वही मतलब कि कंट्रियाँ लड़ रही हैं, अपने देश सब अपने अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तो उसकी मतलब इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि लोगों ने अपने हाथों पैरों के मतलब अपने शरीर के हिस्से तक गंवा दिए। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कॉस्ट है कि आपको आर्म और लेग को कटवाना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। जैसे अभी एक वो भी चला था ना कि आईफोन किडनी बेच कर ले आए, तो मतलब वही थोड़ा मजाकिया फॉर्म में भी आप उसको भी रिलेट कर सकते हैं कि किडनी बेच रहे हैं किसी आईफोन के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा महंगा है ना, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो का मतलब हो जाता है ए लेजी पर्सन, ए पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविज़न। ठीक है, अब जो ये काउच होता है इसका मतलब जो होता है खाट। खाट तो आपको पता ही होगी, है ना, और सोफ़ा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सोफ़ा हो गया, खाट बेसिकली एक बैठने का एक तख्त टाइप भी कह सकते हैं, खाट कह सकते हैं। तो कोच पोटैटो, अब ये पोटैटो है कोई, ये कोच मतलब कि आराम से मज़े में अपना सोफ़े पर खाट पर पड़ा है, मतलब कि ए लेजी पर्सन। टेलीविज़न के बढ़ते प्रभाव और आलसी जीवन शैली की आलोचना करते हुए यह शब्द बना। एक कार्टून ने इसे लोकप्रिय बना दिया। जैसे देख सकते हैं कार्टून है, आराम से आलू है, आलू भाई साहब ये सोफ़े पर पड़े हैं, जिसमें आलसी व्यक्ति आलू के रूप में दिखाया गया है। ये आलू है और ये आराम से सोफ़े पर पड़ा है, बढ़िया मज़े में टीवी देख रहा है, और मतलब कि आलस में पड़ा है, आंखें भी देख सकते हैं बिल्कुल आलस में। तो इस तरह से आपको इस आलू से, है ना, इसको रिलेट करना है। ये आलू है, इसमें आदमी को आलू दिखाया गया है ना, और वो बहुत ज़्यादा आलसी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा काउंट वंस ब्लेसिंग्स। अब इसका मतलब हो जाता है बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज़, जो मिला है उसमें खुश रहना। ठीक है, ब्लेसिंग्स आप रिलेट कर सकते हैं फॉर्चून, हमारा जो भाग्य होता है। काउंट वन जो आपका अपना भाग्य होता है, आपका जो ग्रेस होता है ना। अब यह धार्मिक और आध्यात्मिक सोच से आया है, विशेष रूप से बाइबल से, जहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर ने जो आपको दिया है, आपके भाग्य में जो लिखा है उसका आभार मानना चाहिए, जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। युद्धों और कठिन समय में यह कहावत प्रचलित हुई। ठीक है, जैसे देख सकते हैं इनके पास एक छोटी सी फैमिली है, इन पर जो है चीज़ें, है ना, तो ये उसी में ही खुश हैं। सभी प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान जो आपने हमें दिया है वो सफिशिएंट है हमारे लिए, मतलब अच्छा जीवन चल रहा है, मज़े में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो काउंट वन ब्लेसिंग्स मतलब जो आपके पास जितना है, आपके पास जैसा आपका भाग्य है, फॉर्चून है, ब्लेसिंग्स है, उसी को ही काउंट करना है, उसी को ही आपको गिनना है, उसी में ही आपको खुश रहना है, उसी से ही आपको मतलब होना चाहिए, जो मिला है उसमें ही आपको खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इडियम है कवर अप। ईजी है, किसी चीज़ को कवर अप करना, किसी चीज़ को हाइड छुपा लेना। कंसील, है ना, कंसील बेसिकली एक जब लेंटर पड़ता है तो ऊपर एक लाइट लगती है, उसको कंसील्ड लाइट कहते हैं। तो ये कंसील्ड वहीं से ही आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि छुपाना। न्याय और अपराध से जुड़ा हुआ है। 19वीं सदी में अदालत और राजनीति में जब कोई सच्चाई छुपाई जाती थी तो यह शब्द कवर अप यूज़ किया जाता था। देख सकते हैं कवर अप कर रहा है अपने
डॉक्यूमेंट को, अपने सबूत को। क्रैक समवन अप हमारा नेक्स्ट इडियम है, लाफ आउट लाउड या फिर टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना। अब ये कॉमेडी शोज़ जो होते थे, रेडियो टेलीविज़न होते थे, वहाँ पर ये मुहावरा बना। क्रैक का जो शब्द का मीनिंग जो होता है वो होता है हंसाना, हंसी फूट पड़ना। क्रैक समवन अप, तो आप किसी को हंसाना चाह रहे हैं। लाफ आउट लाउड है ना, टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना। बस आपको याद इतना करना है, क्रैक जो वर्ड होता है हंसाना से रिलेटेड होता है, ठीक है। क्रैकिंग जोक से रिलेटेड होता है, आपको पता ही होगा, काफ़ी जगह आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो इडियम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देख सकते हैं ये मतलब क्रैकिंग कर रहा है, सबको हंसा रहा है, सब हंस रहे हैं, है ना, ये जोक मार रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी को हंसाना इसका मीनिंग हो जाएगा। क्रैश एंड बर्न ईजी हो जाएगा, पहले क्रैश होना और फिर बर्न हो गया, जल गया। टू फेल कम्प्लीटली, पूरी तरह से विफल हो जाना। ये अपना भाई साहब आराम से मज़े में जा रहे थे, पहले यहाँ पर क्रैश हुए, यहाँ पर इन्होंने आग लगा दी और ये खुद भी अब बर्न हो चुके हैं। तो क्रैश एंड बर्न मतलब कि वायुयान दुर्घटनाओं से ही ये निकला है। विशेषकर युद्धों के दौरान पहले क्रैश होता है और फिर बर्न हो जाता है, मतलब कि किसी चीज़ की असफलता होना, इसका जो प्लेन है वो पूरी तरह से बर्न हो जाएगा क्रैश होकर, तो असफल हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा क्रिएचर कंफर्ट। अब क्रिएचर कंफर्ट्स का मतलब होता है लग्जीरियस, भौतिक सुख जो होता है। अब जो क्रिएचर्स होता है इसका मतलब होता है मनुष्य या फिर उसके भौतिक सुखों से जुड़ा हुआ है क्रिएचर्स। इससे उन सुविधाओं की बात होती है जो आरामदायक जीवन देती है ना। आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, आपका जीवन आसान कर दिया चीज़ों ने। आप मज़े में लग्जीरियस लाइफ स्टाइल, विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। तो थीम देख कर ही आपको पता लग रहा है कितना मतलब शराब है आपके पास और मतलब बढ़िया कंफर्ट है, महंगे महंगे मतलब रूम्स हैं, मतलब जो राजा महाराजाओं वाला आप लाइफ जी रहे हैं। तो क्रिएचर कंफर्ट्स हैं आपके पास, मतलब कि भौतिक सुख है, लग्जरी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा क्रॉस वंस माइंड। टू थिंक ऑफ समथिंग या फिर टू बी थॉट ऑफ बाय वन, मतलब कि विचार आना। अब देखो माइंड है, मस्तिष्क को विचारों की यात्रा का स्थल माना जाता है, ये तो कॉमन सी बात है ना। उसमें विचार आते हैं। जब कोई विचार आपके आर पार हो जाए ना, आपके दिमाग में आए और निकल जाए, है ना, मतलब कि पूरी तरह से एब्जॉर्व वो कर ले, है ना, तो उसको कहा जाता था कि इस विचार ने आपका क्रॉस्ड कर दिया है माइंड, है ना। आपके माइंड में कोई चीज़ बात सीधी आई, है ना, और आपके दिमाग में बैठ गई और मतलब निकल गई, मतलब वो आर पार हो गई, आपके दिमाग में आकर आर पार हो गई। तो आपके दिमाग में ही कोई विचार आया था, क्रॉस वन माइंड्स, आपका जो दिमाग में विचार आया था, तो कहीं ना कहीं टू थिंक ऑफ समथिंग, आपके दिमाग में विचार आया था, कोई विचार नहीं है, कोई बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस तरह से आपको इसको रिलेट करना है। कोई बात आई थी, वो आपका दिमाग क्रॉस कर गई। क्रॉस आउट तो सीधा सीधा क्रॉस करना, एलिमिनेट कर देना, काट देना। लेखन होता है, संपादन होता है, बेसिकली जो ये होता है ना, मतलब राइटिंग और एडिटिंग जो होती है, ये सब चीज़ इसके दौरान जब किसी शब्द को हटाना होता है तो उसमें क्रॉस कर दिया जाता है इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंटिंग से रिलेटेड है, मतलब कि एलिमिनेट कर देना, काट देना किसी चीज़ को, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है क्रॉस वर्ड्स। अब डिसएग्री हो जाएगा, टू फाइट, असहमति जताना, लड़ाई करना। अब ये जो बेसिकली आपको पता होगा, क्रॉस तो क्रॉस हो गया और जो स्वॉर्ड हो गया ये हो जाएगा तलवारें। अब जब तलवारों से लड़ते हैं ना, देखो जैसे ये है, तो ये इस तरह से मतलब ऐसे ही क्रॉस में मारते हैं। जब हम मारते हैं, मान लो आपने ऐसे मारी, इसने ऐसे मारी, क्रॉस में ही लगती है। तो आप जब तलवारों से लड़ रहे हैं तो क्रॉस में ही आप तलवारों को मारेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लड़ाई कर रहे हैं, आप एक दूसरे से असहमत हैं, ठीक है। लड़ाई कब बचती है, जब हमारे विचार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जब द्वंद्व युद्ध होते थे, ड्यूअल होते थे, तो उसमें तलवारें भिड़ती थी। जब दो व्यक्ति असहमति में आमने सामने आते हैं तो कहा जाता है क्रॉस वर्ड्स कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तलवारों को यूज़ कर लिया है, मतलब कि तलवारें मार ली हैं, लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट है हमारा इडियम क्रॉस दैट ब्रिज, सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का हल करना। अब कोई ब्रिज है, ठीक है, ये तो ब्रिज, ये तो फ्लैट हो गया, ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसे बनाएंगे। कोई ब्रिज है, ठीक है। अब आपको ये ब्रिज जैसे देख सकते हैं, इसको पार करना है, तो कहीं ना कहीं आपने जो ये समस्या है, आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है, उसको आपने क्रॉस कर लिया है, तो आपने समस्या का हल निकाल लिया है, ठीक है। आपने ब्रिज को क्रॉस कर लिया है तो आपने समस्या का हल निकाल लिया है, इजी है। इसी से ही मिलता जुलता एक और है, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब कि ब्रिज आपको तब क्रॉस करना है जब आप उसके पास आ जाएं, मतलब कि डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो तब उसमें डील करना है आपको। डील विद ए प्रॉब्लम व्हेन एंड इफ इट अराइज, जब वो उत्पन्न हो, समस्या जब उत्पन्न हो तभी उससे निपटना होता है। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब कि ये देखो इससे काफ़ी दूर है, ये अभी से ही सोच रहा है, लेकिन ये सोचना गलत है। जब ये इसके बिल्कुल पास आ जाएगा तब इसको देखना है, जब प्रॉब्लम आएगी तब टैकल करेंगे। जब तक वह पुल नहीं आता, उसे विचार करने के बारे में चिंता मत करो।
यह मुहावरा उसी विचार से उत्पन्न हुआ है कि हमें समस्या का समाधान तब तक नहीं सोचना चाहिए जब वह समस्या हमारे बिल्कुल सामने ना आ जाए। तो मीनिंग वही हो जाएगा, मतलब कि समस्या जब सामने आएगी उसको तब टैकल करेंगे। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब उस ब्रिज को हम तब पार करेंगे जब हम उसके पास आ जाएंगे। ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है क्रॉस योर फिंगर्स। ईजी हो जाएगा, ईजी कहूँगा, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आ जाओ यहाँ पर। अब क्रॉस योर फिंगर, जब हम नर्वस रहते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, उसको ही हम यहाँ पर फिंगर क्रॉस कहते हैं कि आप आशा कर रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट यू वांट देम टू, मतलब आप जो चाहते हैं उसी तरह से आप चाह रहे हैं कि वो चीज़ें घटें। टू विश फॉर गुड लक और सक्सेस, आशा करना कि चीज़ें उसी तरह से होंगी जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अंधविश्वास ही है एक तरह का, और ये इस तरह का इशारा करता है कि व्यक्ति अपनी एक हाथ की उंगली को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर देता है। इसका उद्देश्य होता है कि वह शुभकामनाएं अच्छा होने की कामना कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं, वैसे ये इमेज फॉर्मेशन गलत हुई है, ये इस तरह का होता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, इजी इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रक्स ऑफ द मैटर। इजी है तो क्रक्स हमारी आपको पता ही होगा, क्रक्स प्रो, CRUX, क्रक्स प्रो, मतलब गजब, मज़ा आ रहा है, काश मेरे टाइम में कोई मुझे बना कर देता, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पहलू, मुद्दा या बात, है ना। क्रक्स ऑफ द मैटर मतलब उसकी जो, मतलब उसका जो मेन चीज़ है ना, उसको क्रक्स कहते हैं। कोई मतलब उसका सारांश भी कह देते हैं वैसे तो हम, कि उसमें इंपॉर्टेंट जो क्रक्स है उसका हमें निकाल कर दो। कोई चीज़ है उसका जो मेन पॉइंट हो जाता है उसको क्रक्स कह देते हैं। क्रक्स का जो शब्द है इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण या केंद्रीय बिंदु। यह आमतौर पर किसी बातचीत या बहस में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इशारा कर देता है ना, क्रक्स ऑफ द मैटर। अब वैसे थोड़ा सा चलो मैं आपको बताऊं, क्रक्स और क्रक्स प्रो में आप काफ़ी लोग को नहीं पता होगा कि क्या चीज़ें हैं। बेसिकली वर्ड जो होते हैं हमारे काफ़ी सारे, हमने हज़ारों वर्ड करे हैं, उसमें क्रक्स जो मिलती है वो फ्री मिलेगी आपको, वो टेलीग्राम पर आप देख ही सकते हैं। उसमें केवल वर्ड लिखा रहता है, उसका मीनिंग लिखा रहता है, ट्रिक आपको खुद लिखनी होती है, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स उसमें बनाने पड़ेंगे। एक होती है क्रक्स प्रो, उसमें आपको ट्रिक्स सारी की सारी लिखी हुई मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, क्रक्स प्रो उठाओ, वीडियो देखो और ख़त्म। रिवाइज़ करना है क्रक्स प्रो से, इसमें आपको थोड़ा सा मतलब हाथों को जोर देना पड़ेगा, पेन ख़त्म करना पड़ेगा। 3 रुपये का पेन लाओ, भरो इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, है ना। कुल मिलाकर यहाँ पर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ये भी नहीं बनाना चाहते, यूज़ नहीं करना चाहते। ब्लैक बुक हो गया आपके पास, उसमें ही, क्योंकि उसी से ही हम चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ पर ही चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। क्रक्स प्रो एक्सेस लिया है आपने तो वहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी, या फिर इंडिविजुअल में भी पैकेज लेते हैं तो उसमें भी आपको चीज़ें मिलेंगी। क्रक्स प्रो आपको वहाँ पर मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना, एक बार वीडियो देखनी है, वीडियो को मतलब मल्टीपल टाइम नहीं देखना है ना। मतलब वर्ड की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ईडियम एक अलग सिनेरियो से चल रहे हैं, लेकिन वर्ड की बात कर रहा हूँ। साइनो एंटो और ये वन वर्ड है, उसमें एक बार केवल आप वीडियो देखें। क्रक्स प्रो पर अगर आपको लगता है कुछ, उसमें अपना थोड़ा सा मतलब एडिट कर लो, है ना, मॉडिफाई कर लो, और आपको क्रक्स प्रो ही यूज़ करनी है हमेशा, केवल उसी को ही रिवाइज मारना है। वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। क्रक्स प्रो को यूज़ करें तो बहुत कम टाइम में चीज़ें आपकी हो जाएंगी। क्राई डाउन हो जाएगा टू डिप्रिशिएट, यानी कि पद या प्रतिष्ठा में कमी आ जाना। क्राई डाउन, अब देखो ये इस विचार से आया है, जब किसी चीज़ को नीचे डाउन किया जाता है तो उसे घटित या नकारात्मक तरीके से दिखाया जाता है। किसी चीज़ को डाउन कहते हैं ना, कि डाउन कर दो, इसका मतलब लेवल डाउन कर दो। पहले इसका उपयोग किसी को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता था। अब देखो क्राई डाउन बेसिकली कोई एक राजा है, उससे आप रिलेट करेंगे, इमेज देख सकते हैं। क्राई एक तो रो रहा है, और डाउन मतलब ये अपने आप को निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी प्रजा के सामने, और ये बहुत गलत चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी पद प्रतिष्ठा में कमी कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है खुद को। राजा को कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं अपनी प्रजा के आगे, अपने जो मतलब पूरा का पूरा देश है उसका, उसकी प्रजा है, साम्राज्य है, उसके आगे मतलब पॉजिटिव ही शो करना चाहिए। अंदर से वो भले ही कितना टूटा हुआ हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन सामने उसको मतलब डटकर सामना करना चाहिए उसको। मतलब ये कॉन्फिडेंस होगा तभी तो प्रजा में कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस इमेज से आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं। रो रहा है, ऊपर से डाउन अपने आप को, मतलब देखो बैठने का भी पोस्चर बहुत कुछ कहता है, मतलब डाउन होकर ये क्राई डाउन कर रहा है अपने पद प्रतिष्ठा में, ये डिप्रिसिएशन मतलब कमी कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये ईडियम याद करना है। नेक्स्ट ईडियम है क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना। टू मेक एन इम्प्रैक्टिबल, अनरीजनेबल और अनअटेनेबल रिक्वेस्ट, ईजी हो जाएगा। टू एस्पायर टू पोजेस समथिंग बियॉन्ड वंस रीच, आपकी रीच से बाहर है, आप उसकी इच्छा कर रहे हैं, तो क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना, बेवजह की बात कर रहे हैं, अव्यवहारिक और अनुचित अनुरोध करना।
ये जो है अंग्रेजी लोक कथाओं से, प्राचीन लोक कथाओं से आया है, जहाँ चांद के लिए रोना एक असंभव और निरर्थक प्रयास माना जाता था। सब वही लिख रहा है, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा क्राई इन द वाइल्डरनेस। ये हो जाएगा एन अनरियलिस्टिक डिमांड, अनपॉपुलर ओपिनियन या फिर अनहेडेड वार्निंग। हेड क्या होता है? हेड होता है मतलब कि ध्यान देना। जैसे हेड से हमने इसको रिलेट कर रखा है, मतलब कि इस अपने हेड से इधर ध्यान दे ले, इस तरह से हमने इसको ट्रिक बनाकर हेड को हमने रिलेट कर रखा है, ध्यान देना, है ना। अनहेडेड वार्निंग, जिसमें आपका ध्यान ना हो, इस तरह की वार्निंग। अलोकप्रिय राय। अब देखो वाइल्डरनेस आपको पता होगा, मतलब चलो पहले तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं। बाइबल से जुड़ा है, विशेष रूप से जॉन द बैप्टिस्ट की एक कहानी होती है। वह जंगल में चीखते हुए पुकारते थे, है ना। जो जॉन है वो वाइल्डरनेस मतलब जंगल में चीखते हुए पुकारते थे। इसका मतलब था कि जॉन के संदेश को बहुत कम लोग सुनते थे। अब कोई जंगल में जाकर चीख चिल्लाना करेगा तो शहरों में का उसकी आवाज़ थोड़े ना आएगी, है ना। तो उसको बहुत कम लोग सुनते थे, समझते थे, किसी को पता नहीं लगता था। जैसे किसी निर्जन या सुनसान जगह में चिल्लाना जहाँ कोई ना हो, तो सीधी सी बात है वाइल्डरनेस में, जंगल में जब वो जॉन चिल्लाता था तो किसी को उसकी भनक तक नहीं लगती थी, है ना। यह संदेश या प्रयास की निरर्थकता को दर्शाता है, क्योंकि यह किसी के कानों तक नहीं पहुंचता था, तो कहीं ना कहीं वो अनरियलिस्टिक चीज़ थी। मान लो वो वाइल्डरनेस में जाकर, एक जंगल में जाकर चिल्ला रहा है कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, कोई आ जाओ मुझे पानी दे दो, तो उसकी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वाइल्डरनेस में है, जंगल में है, उसको कोई सुन ही नहीं रहा है। अब जंगल में जाकर वो चिल्लाएगा तो उसको सुनेगा ही नहीं कोई, तो ये अनरियलिस्टिक डिमांड हो जाएगी, अनपॉपुलर ओपिनियन हो जाएगा। एन अनहेडेड वार्निंग, जिस पर कोई ध्यान न दे, अनहेडेड, है ना, जिस पर कोई ध्यान न दे, अलोकप्रिय राय हो जाएगी। तो आपको इसी तरह से रिलेट करना है कि क्राई, आप रो रहे हैं वाइल्डरनेस में जाकर, जंगल में जाकर रो रहे हैं, तो आपको कोई नहीं सुनेगा, है ना। आपकी जो ये डिमांड है कि कोई मुझे चुप करा दे, मुझे कोई दिलासा दे दे, अनरियलिस्टिक है, अनपॉपुलर ओपिनियन हो जाएगा आपका, कोई आप पर ध्यान नहीं देगा, अनहेडेड वार्निंग होगी आपकी, ठीक है। जैसे इमेज भी देख सकते हैं, वाइल्डरनेस है, जंगल में है, कोहरा भी हो रहा है और ये अपना रो रही है, तो क्राई इन वाइल्डरनेस है ये, तो इसको कोई भी अनहेडेड वार्निंग है इसकी, ये अनहेडेड है, ये इस पर कोई भी ध्यान नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अगर आप इसको समझ पाते हैं तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। क्राई ओवर किस चीज़ के लिए रोना, चीज़ क्या है? स्पिल्ड मिल्क, बिखरा हुआ दूध। अब जैसे आप गैस पर आपने दूध रख रखा है, ठीक है, उबल रहा है, आप बढ़िया इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हैं, तो दूध वो निकल गया। अब आप उस निकले हुए दूध का, ऐसा तो है नहीं मतलब उसको उठाकर इसमें वापस डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो दूध उबल रहा था ये निकल चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहावत आती है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बीती बातों पर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। टू कंप्लेन अबाउट लॉस फ्रॉम द पास्ट, फीलिंग सॉरी ओवर ए मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज और रेक्टिफाइड। मतलब जो चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती उसके बारे में बात करने का, उसके बारे में दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुहावरा यही दर्शाता है, एक बार दूध गिरने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता, यानी कि बीती हुई बातों पर पछताना एक व्यर्थ है। इसका यहाँ पर देख सकते हैं, इसके जो मग था उसमें दूध था, इसने बिखेर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब ये रोए चिल्लाए कुछ भी करे, अब दूध बिखर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है कप ऑफ टी। वंस चूजन और प्रिफर्ड थिंग या फिर समथिंग दैट प्लीजेज वन, किसी काम में आप कुशल हैं, उस चीज़ को आप पसंद करेंगे। कप ऑफ टी बेसिकली ये ब्रिटेन से आया है, जहाँ पर उनका एक पसंदीदा पेय है चाय, है ना। इस मुहावरे में चाय को उस चीज़ के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो किसी को विशेष रूप से पसंद हो। कप ऑफ टी वो हर जगह यूज़ करते थे, मतलब कि इट इज़ माई कप ऑफ टी, ये मतलब मुझे पसंद है, मतलब पसंद की सेंस में ये चीज़ यूज़ होती थी। इट इज़ माई कप ऑफ टी मतलब ये घर मुझे पसंद है, ये चाय मुझे पसंद है, ये खाना मुझे पसंद है। तो मतलब किसी चीज़ की प्रेफरेंस में होना, किसी चीज़ को पसंद करना, तब ये कप ऑफ टी यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों यूज़ किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ब्रिटेन में चाय बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, तो चाय को ये कहते थे कि ये मेरी टी का कप है, उसी से ये निकला है, हर जगह यूज़ होने लगा कि इट इज़ माई कप ऑफ टी, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा करिंग फेवर विद। अब ये हो जाएगा इनग्रेशिएट वन सेल्फ विद समवन थ्रो ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर, मतलब कि चापलूसी करना। अब देखो, अब इनग्रेशिएट इसका जो मीनिंग हो जाता है प्लीजेंट, एक एग्रीएबल मैनर होता है ना, प्लीजेंट कोई बहुत अच्छा जहाँ पर आप सहमत हो जाते हैं, मतलब किसी को, मतलब आप कहीं ना कहीं चापलूसी की सेंस में आ जाता है, किसी का आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यस सर कर रहे हैं, तो एक्ट इन ए प्लीजेंट वे,
है ना। एग्रीएबल भी कह सकते हैं, एग्रीएबल मैनर में आप चीज़ें यस सर कर रहे हैं, मतलब चापलूसी कर रहे हैं किसी की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनग्रेशिएट वन सेल्फ विथ समवन थ्रो ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस भी हमने ट्रिक से याद कर रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब से कौन, अस हमें, अब से कौन हमें चापलूसी दिखा रहा है, अब से कौन हमें चापलूसी दिखा रहा है, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। तो कहीं ना कहीं करिंग फेवर विद, इसका मतलब हो जाता है चापलूसी करना। करी फेवर से लिया गया है, फ्रांसीसी जो ये है, जो भी है ये इससे उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब था सहायता प्राप्त करने के लिए, किसी के लिए सेवाएं करना, उसके सामने अच्छा दिखने के लिए किसी प्रकार की सेवा करना। जैसे ये देख सकते हैं, ये इसका बॉस है तो ये इसकी चापलूसी कर रहा है, मतलब इसको और जगह से भी गिफ्ट मिले हैं, अब इसको बुके दे रहा है, गिफ्ट भी दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये इसकी चापलूसी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इससे फ़ायदा निकालेगा, ठीक है। तो करिंग फेवर विद ये आपको इसी तरह से रिलेट करना है। ये जो करी फेवर है ये फ्रांसीसी है, उसी से रिलेट हुआ है, मतलब कि सहायता प्राप्त करने के लिए, किसी का फेवर लेने के लिए, या फेवर से भी रिलेट कर सकते हैं कि फेवर लेने के लिए किसी की हेल्प करना, सेवाएं देना, उसका मतलब एक वो हो जाता है ना गुलाम टाइप, है ना, उसके मतलब आगे पीछे डोलना, उसकी हेल्प करना बार बार, सर यस सर ये मैं कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ, इस तरह से मतलब फेवर करना, तो कहीं ना कहीं चापलूसी इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कट ए पुअर फिगर टू पुट ए बैड इंप्रेशन हो जाएगा, बुरा या फिर बुरी धारणा डालना। अब कट ए पुअर फिगर से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब इसका प्रयोग जो है जब किसी ने किसी चीज़ या व्यक्ति की नकारात्मक छवि बनाने के लिए किया था तो इसे कटे फिगर कहा जाता था। पुअर जोड़ने का मतलब था कि छवि वह नकारात्मक थी, तो कटे पुअर फिगर मतलब कि आपने निगेटिव इंप्रेशन किसी चीज़ पर डाला है, बैड इंप्रेशन आपने किसी चीज़ पर डाला है। तो ये सभी लोग जैसे ये कह रहे हैं, पार्टी में ये इस तरह का बनकर आया है, सभी लोग क्या कह रहे हैं कि ये तो मतलब पुअर फिगर, इसने एक बेकार इंप्रेशन डालना है, ये है ना, बुरी धारणा डालना। नेक्स्ट हमारा ईडियम हो जाएगा कट एंड राइट, ये हो जाएगा रेडीमेड या फिर ऑलरेडी डिसाइड, पहले से ही बना बनाया हुआ। अब इसके पीछे कहानी आती है, एक किस्सा आता है। पुराने समय में जब जड़ी बूटी होती थी ना, जब जड़ी बूटी काटी जाती थी और सुखाई जाती थी तो वे पहले से ही निर्धारित रूप में रहती थी, इस प्रक्रिया को कट एंड राइट कहा जाता था। मैं आपको बताता हूँ, कोई दवाई है, ठीक है, आज के समय में कोई जब दवाई बन रही है उसमें मतलब 10-20 अलग अलग तरह की उसमें मतलब कंपाउंड्स होते हैं, उसके अलग अलग तरह के कुछ, एक मान लो एक मतलब एक कंपोजिशन ए है, ए भी डाल दिया उसमें, बी भी डाल दिया, सी भी डाल दिया, डी भी, बहुत सारी चीज़ें इसमें डालकर इसका एक मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक परफेक्ट दवाई बनाई जा रही है। लेकिन जड़ी बूटी का क्या होता था, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती थी, सीधी कोई आप टहनी डंडी या फिर कोई भी आप पत्तियाँ तोड़कर लाए, आपने उसको सुखाया और डायरेक्ट उसको दे दिया, तो वह कहीं ना कहीं अपनी रेडीमेड फॉर्म में रहती थी, है ना। इस तरह से आपको इसको रिलेट करना है, जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती थी पुराने समय में वो अपने रेडीमेड फॉर्म में रहती थी, केवल उनको सुखाया जाता था और वे पहले से ही निर्धारित अपने फॉर्म में रहती थी, उसको दे दिया जाता था। तो इसको कट एंड ड्राइड कहा जाता था, मतलब कि काटो और ड्राइड करो और वो अपनी रेडीमेड फॉर्म में है, उसको यूज़ करो, सीधा काटो ड्राई करो और रेडीमेड फॉर्म में है उसको यूज़ करो, ठीक है। मतलब कि पहले से ही वो बनी बनाई है, वो मतलब कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, रेडीमेड फॉर्म में है, मतलब उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, ईडियम आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम है कट कॉर्नर्स, मीनिंग हो जाएगा टू सेव मनी टाइम और एफर्ट व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट्स, ठीक है। सेव मनी को सेव करना, समय को सेव करना, एफर्ट को सेव करना, किस तरह से, किसी पार्ट्स को मतलब उनको नॉट इंक्लूडिंग, मतलब किन्हीं पार्ट को आप इंक्लूड अपने काम में नहीं कर रहे हैं, तो आप उस तरह से सेव मनी कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं, अपने एफर्ट को सेव कर रहे हैं। डू समथिंग परफेक्टली टू सेव टाइम और मनी, मतलब कि ये जो वर्ड है परफेक्टली, ठीक है, ये भी हमने कर रखा है बेमन से, इसमें पर फंक्शन को रिलेट कर रखा है, पर फंक्शन मैं बेमन से करूँगा, पर फंक्शन उसने बेमन से किया, तो इसका मतलब जो ये परफंक्शनली होता है इसका मतलब हो जाता है बेमन, कोई चीज़ करना बेमन से, टू सेव टाइम, टाइम को सेव करने के लिए, मनी को सेव करने के लिए, सबसे आसान या गलत तरीके से करना। जो इसका निर्माण है ईडियम का निर्माण कार्यों से हुआ है, ईडियम जो बना है ना, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। पुराने समय के लिए जब इमारत या फिर संरचनाओं को बनाने के लिए लकड़ी काटी जाती थी, तो अगर किसी ने लकड़ी के कोने को तेज़ी से और कम मेहनत से काटा तो वह कार्य गुणवत्ता में कमी करता था, ठीक है। मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसको बेहद मतलब बहुत ज़्यादा सावधानी से काटना होता है, लेकिन किसी ने तेज़ी से और मतलब कम मेहनत करके उसको उड़ा दिया, तो उसका मतलब कॉर्नर कट गया,
और कॉर्नर की ज़रूरत थी, तो इसे कटिंग कॉर्नर कहा जाता था, क्योंकि कोने कटने से खर्च और समय बचाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन उसने उसकी जो इफ़िशियंसी है, मतलब उसकी जो ये है ना लकड़ी का टुकड़ा, इसकी जो एक कह सकते हैं ना, इसकी एक इमेज है, इसकी एक आकृति है, इसकी एक शेप है, उसको बिगाड़ दिया है। क्यों बिगाड़ दिया है? क्योंकि आप खर्च को बचाना चाहते थे, समय को बचाना चाहते थे, आपने इसमें मतलब जो इज हैं, इसकी कॉर्नर्स हैं, उसको एकदम कट कर कर आप चले गए, है ना। बेमन से आपने काम किया है, जल्दबाजी में आपने काम किया है, तो कहीं ना कहीं आप मनी, समय, एफर्ट को सेव करने के लिए आपने जल्दबाजी में इसके कुछ चीज़ छोड़ दी है, या आपने उस चीज़ को जल्दबाजी में कर दिया है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आसान और गलत तरीके से किसी चीज़ को करना। नेक्स्ट इडियम है कट डाउन ऑन। फ्रेजल वर्ब का मतलब हो जाता है टू रिड्यूस। वनस्पति विज्ञान से इंग्लैंड से इसका जन्म हुआ है, जहाँ पर कट डाउन का मतलब होता था पेड़ या पौधे को काट देना, उसकी मात्रा को घटा देना। जैसे ये देख सकते हैं, पेड़ को ये काट रहा है, इसका नीचे का पोर्शन इसने मतलब काट दिया है, ठीक है। या ये यहाँ पर भी इसने मतलब काटा था काफ़ी, मतलब इसमें मतलब जॉइंट्स लगा रखे हैं। तो कट डाउन ऑन टू रिड्यूस करना किसी चीज़ को, मतलब पौधे को काट देना, तो उसकी मात्रा को घटा देना, आपको इस तरह से रिलेट करना है, कट डाउन ऑन। नेक्स्ट इडियम है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मतलब हो जाता है टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर। टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर का मतलब एक जैसा होना। अब देखो, पीछे दो रखी हैं शेरवानी, कुछ भी रखा है, कुछ भी है, वस्त्र है, सेम है दोनों। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, ये दोनों जो हैं क्लॉथ्स हैं, ये एक ही सेम क्लॉथ से कट कर बने हुए हैं, तो ये एक जैसे होंगे, एक जैसी प्रवृत्ति के होंगे। जैसे देख सकते हैं, ये बना रहा है, इस टाइप की ये बना रहा है, ये एक ही क्लॉथ को यूज़ कर रहे हैं। पुराने समय में कपड़ा उद्योग से ये रिलेटेड है। जब कपड़े को काटा जाता था तो दो टुकड़े एक जैसे होते थे, इसका मतलब था दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक ही कपड़े से बने हुए हैं, इसी कपड़े से ये शेरवानी बना रहे हैं, ये ड्रेस बना रहे हैं, तो मतलब कि एक जैसा होना। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, आप सेम क्लॉथ से दो कपड़े बनाए जा रहे हैं, तो सेम प्रवृत्ति के तो होंगे ही, सेम नेचर के होंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा कट हिम ऑफ विदाउट ए शिलिंग। ये हो जाएगा डिसइनहेरिटेड हिम, मतलब कि ज़मीन जायदाद से जो हमारे पुरखों की ज़मीन जायदाद होती है उससे बेदखल कर देना। कट हिम ऑफ विदाउट ए शिलिंग। अब देखो, शिलिंग आपको पता होना चाहिए, शिलिंग बेसिकली एक करेंसी होती थी। देखते हैं इसका हिस्ट्री। इंग्लैंड से आया है। वसीयत और संपत्ति बंटवारे का प्रचलन बहुत सख्त और औपचारिक था उस समय। परिवार का जो मुखिया होता था, संपत्ति का जो मालिक होता था, उसके पास ही ये अधिकार होता था कि वे अपनी वसीयत में से वारिस को कट ऑफ कर दे, यानी कि अलग कर दे और उसको बाहर कर दे। उसकी सीधी सी बात है, मुखिया के पास ही ये अधिकार होता है कि वो अपने जो वारिस है उसको हटा दे। विदाउट ए शिलिंग का मतलब है उस व्यक्ति को एक शिलिंग, उस समय की जो एक मिनिमम वैल्यू थी वो भी नहीं दूंगा। मतलब ये जो मालिक होता था, उसका जो मुखिया होता था, वो मतलब ये भी सोच सकता था कि उसको मैं एक शिलिंग तक नहीं दूंगा। शिलिंग बहुत छोटी राशि थी, और उसे न देने का मतलब था कि कोई एक चौवन्नी, जैसे आप कहते हैं ना एक चौवन्नी नहीं दूंगा तुझे, तो ऐसे ही वो एक शिलिंग नहीं देना चाह रहा था। जायदाद की तो बात बहुत दूर की। तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से त्याग दिया है जब किसी को उस शिलिंग तक नहीं देना चाह रहा है, ना कोई पैसा ना कोई अधिकार। तो कट हिम ऑफ, उसने अपनी जायदाद से किसी को कट कर दिया है, किसी मुखिया ने। विदाउट ए शिलिंग, बिना एक शिलिंग के, बिना एक चौवन्नी के उसने उसको दूर कर दिया है, जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है। नेक्स्ट इडियम है कट इन। इंटरप्ट समवन वाइल दे आर स्पीकिंग, बीच में टोक देना। कट इन का मतलब आया है ट्रैफिक रूल से, सड़क के जो ट्रैफिक होते हैं उससे लिया गया है, जहाँ पर किसी वाहन का बिना संकेत दिए, जैसे इंडिकेटर होते हैं ना, बिना इंडिकेटर दिए दूसरे के सामने आ जाना। जैसे ये गाड़ी कोई चल रही है, इसके पीछे से यहाँ पर से इसने इंडिकेटर दिया और आ गया, ये तो हो गया इंडिकेटर देकर आना। एक होता है, एक भाई साहब आए ऐसे लहराते हुए, सीधा यहाँ पर आकर घुसा दी, तो इसको कहेंगे मतलब कि बिना संकेत दिए, बिना इंडिकेटर दिए वो दूसरे वाहन के सामने आ जाना, इसको कहते हैं कट इन। मतलब कि इंटरप्ट कर दिया उसने इस वाले ड्राइवर को, गाली चार देगा ये इसको, है ना, मतलब लहराता हुआ आ गया कोई छपरी, कोई ड्राइवर कह सकते हैं, ठीक है। तो इंटरप्ट कर दिया उसने उसको, मतलब बीच में ही टोक दिया। तो फिर ये जो सेंस है ये मतलब हमारे जो डेली लाइफ है उसमें यूज़ होने लगी। इंटरप्ट समवन व्हाइल दे आर स्पीकिंग, बीच में टोक देना। जैसे ये दो बात कर रही है, बीच में आकर कट इन कर दिया इसने, बीच में आया बिना संकेत दिए और सीधा आकर बोलने लगा। नेक्स्ट इडियम है कट नो आइस विद मी। मीनिंग हो जाएगा हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मतलब कि कोई भी प्रभाव नहीं डालना। आइस ही क्यों यूज़ हुआ? आइस पहले के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान थी, प्रभावशाली वस्तु माना जाता था, क्योंकि जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं
उस समय बर्फ़ को संरक्षित नहीं रख पाते थे। अब देखो अभी जैसे फ्रिज में 2 कंपार्टमेंट होते हैं कि नीचे का नॉर्मल टेम्परेचर मतलब ठंडा टेम्परेचर, ये मतलब माइनस में पहुंच जाता है, इसमें बर्फ़ जम जाती है। पहले के समय में आप ये मान सकते हैं कि ये चीज़ डेवलप नहीं हुई थी, सारे में मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो ठंडा टेम्परेचर वाला है उसी को ही यूज़ किया जाता था पूरे फ्रिज में, ठीक है। अब जो आइस थी उसको मूल्यवान तो होगी ही, क्योंकि हर कोई नहीं जमा सकता था उसको, तो प्रभावशाली वस्तु माना जाता था, क्योंकि उसको जो फ्रिज थे उस समय के उसमें संरक्षित रखना मुश्किल होता था। यदि कोई व्यक्ति आइस को कट कर सके तो उसे प्रभावशाली और सक्षम माना जाता था। मान लो कोई मिल भी गई बर्फ़, अब उसको काटना, उसको बीच से काटना, इस तरह कुछ किसी भी तरह से काटना, अगर कोई काट पा रहा है तो उसको प्रभावशाली और सक्षम माना जाता था, है ना। यानी वह व्यक्ति किसी परिस्थिति को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब कहा गया कि यह कट नो आइस, ये तो आइस ही कट नहीं कर सकता है, तो उसका मतलब क्या हो जाता था कि उसका कोई भी असर नहीं है, वह कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता है, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं, इसने तो मतलब कट ना करके इसने तोड़ दी, बेकार कर दी, है ना, तो कट नो आइस कह सकते हैं। इसने कट नहीं करी, इसने ब्रेक में मतलब तोड़ दी। कट नो आइस विद मी मतलब कोई भी आप इन्फ्लुएंस नहीं, आपका कोई प्रभाव कोई भी नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि आप आइस को कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस समय। जो आइस को अच्छे से काट पाता था तो वो ही मतलब प्रभावशाली कहा जाता था, वो प्रभाव डाल पाता था। जो आइस को कट ना कर सके वो प्रभाव नहीं डाल पाता था, मतलब कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना। नेक्स्ट इडियम है हमारा कट वन शॉर्ट, टू इंटरप्ट समवन, बात काटना, बीच में टोकना। अब कट का मतलब होता है काटना, और शॉर्ट मतलब कि कम समय में या फिर पहले ही अधूरी चीज़ों में ही कट कर देना। सामान्य बातचीत, भाषण या उसमें यूज़ होने लगा सामान्य हमारे डेली लाइफ में, जहाँ पर कोई व्यक्ति पूरी बात कहने वाला होता है लेकिन पहले से ही उसे कोई बीच में रोक देता है, तो कट वन शॉर्ट कह देते हैं, बात को बीच में ही काट देना, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, कट वन शॉर्ट, किसी ने काट दी, बीच में ही बात काट दी। और शॉर्ट मतलब शॉर्ट ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, किसी ने बीच में ही बात काट दी और उसको शॉर्ट कर दिया, मतलब कि उसने बीच में इंटरप्ट कर दिया, बात काट दी, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा कट शॉर्ट, वही है काट कर छोटा कर देना, मेक शॉर्टर एज इफ बाय कटिंग ऑफ, ठीक है। यहाँ पर था कट वन शॉर्ट, है ना, बात काटना, इंटरप्ट करना, और यहाँ पर है किसी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में काटना, कट शॉर्ट। इन दोनों को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इसलिए ही आगे पीछे मतलब ये चीज़ आप देख सकते हैं। कट वन शॉर्ट, टू इंटरप्ट समवन, बात काटना, ठीक है, कोई किसी की बात पूरी होने से पहले ही उस बात को काट देना। और यहाँ पर कट शॉर्ट है किसी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में करना, है ना। यहाँ पर वन आया है तो आप किसी और को भी रिलेट कर सकते हैं, किसी आदमी की आपने बातों को बीच में ही काट दिया है। और यहाँ पर डायरेक्ट है, मतलब कि मेक शॉर्टर एज इफ बाय कटिंग ऑफ, मतलब काट कर छोटा छोटा कर देना। नेक्स्ट ईडियम हमारा देखते हैं कट समवन सम स्लैक। कट समवन सम स्लैक का मतलब हो जाता है टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली, टू बी मोर lenient विद वन, है ना। अब देखो मतलब क्या है, पहले तो कट समवन सम स्लैक। अब आपको स्लैक का मतलब अगर पता है ना, ये इडियम ख़त्म। स्लैक को हमने लैक से रिलेट कर रखा है, लैक कमी है इसलिए ही वह ढीला है, कुछ भी कमी हो सकती है और इसलिए वह ढीला है। कोई भी आप अपना सिनेरियो बना सकते हैं कि स्लैक का मतलब लैक, इसमें लैक है, इसमें कमी है इसलिए वो ढीला है, स्लैक का मतलब हो जाएगा ढीला। कट समवन सम स्लैक मतलब कि कट कर देना, इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सम स्लैक मतलब ढील देना किसी चीज़ में, तो मीनिंग भी हो जाएगा किसी को ढील देना है, छूट देना। टू नॉट मैनेज समथिंग वेरी स्ट्रिक्टली, किसी चीज़ को बहुत सख्ती से मैनेज ना करना, टू नॉट मैनेज, है ना। और क्रिटिकली भी मैनेज ना करना किसी को, मतलब ढील देना। अपना जैसे कहते हैं ना, संविधान इंडिया का बहुत ज़्यादा मतलब लीनियंट है, उदार है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है ना। तो मतलब किसी चीज़ को ढील देना किसी चीज़ में, टू बी मोर लीनियंट विद वन, किसी को ढील देना, किसी को छूट देना, तो ये हो जाएगा दयालु हो जाएगा। मतलब किसी चीज़ को उदारता उसमें दिखाना, किसी चीज़ में ढील दे देना। नोटिकल लैंग्वेज से ये बना है। वैसे तो अगर आपको स्लैक पता हो तो ये इडियम ख़त्म हो जाना चाहिए यहीं। हिस्ट्री बताता हूँ, नोटिकल लैंग्वेज से आया है, यानी कि जहाजी शब्दावली से निकला है। स्लैक का मतलब होता है ढील या फिर ढीलापन, ये मैंने आपको बताया अभी। पुराने ज़माने में जब जहाज़ों की रस्सियाँ रोप्स बहुत ज़्यादा खिंची होती थी, नाविकों को थोड़ी राहत देने के लिए रस्सी को कुछ स्लैक किया जाता था, यानी कि खिंचाव कम किया जाता था। अब देखो बात वही आ गई है सेलिंग शिप की, ठीक है। सारी की सारी हिस्ट्री सेलिंग शिप, क्योंकि पहले चलते ही थे सेलिंग शिप जिसमें सेल्स लगे होते थे, ये पर्दा टाइप सा सेल कहते थे इसको, और मतलब रिग्स वगैरह होते थे, मैंने आपको बताया था।
है ना। तो ये रिगिंग थी, इनको रिग्स कहते थे, मतलब कि रस्सियाँ। अब ये बहुत ज़्यादा टाइट रहेंगी तो मतलब हवा का दबाव जैसे जितना तेज़ी से पड़ेगा उतना ही इसमें दबाव ज़्यादा होगा, उतना ही ये तेज़ी से पड़ेगा। तो अगर इस तरह जिसमें मैकेनिज्म भी मतलब इतने हाई प्रोफाइल नहीं थे जितने अब हैं, उस टाइम पर इन रिग्स का, इनका मतलब रस्सियों का बहुत ज़्यादा टाइट होना, बहुत ज़्यादा कसा होना, ये जो नाविक थे, है ना, जो सेलर्स थे जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए टेंशन भरा काम था। उसको ऑपरेट करना, हर चीज़, एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती थी। तो इस चीज़ को ढीला किया जाता था थोड़ा सा प्रेशर घटाने के लिए, है ना। तो जो ये रस्सियाँ होती थी इनको ढीला करते थे, तो मतलब उसी अकॉर्डिंग वो उनको जो नाविक होते थे उनको राहत मिलती थी, मतलब रस्सियों को ढीला कर दिया गया है, यानी कि खिंचाव उनमें कम कर दिया गया है। अब वे आसानी से टेंशन फ्री होकर इस सेलिंग शिप को आसानी से ऑपरेट कर सकते थे, ठीक है। तो कट समवन सम स्लैक, तो इसी तरह से आपको ये रिलेट करना है कि सेलिंग शिप थी, अगर आपको हिस्ट्री में जाना है तो उसमें जो रस्सियाँ हैं उसमें ढीलापन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ढील देना, छूट देना, उससे रिलेट करेंगे, बाकी स्लैक तो है ही। नेक्स्ट इडियम है हमारा कट द गॉर्डियन नॉट। अब मीनिंग हो जाता है रिमूव द डिफ़िकल्टी टू परफॉर्म ए डिफ़िकल्ट टास्क, अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना। अब गॉर्डियन नॉट क्या होता है, ये एक ग्रीस के राजा होते थे गॉर्डियस, उससे रिलेटेड है। राजा ने एक जटिल गांठ बनाई थी जिसे कोई भी नहीं खोल सका, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसको तलवार से काट दिया, जिसमें समस्या का समाधान हो गया था। अब देखो, केवल अलेक्जेंडर खोल पाया और कोई भी उसको, जिसे कोई नहीं खोल पाया। तो कहीं ना कहीं एक गॉर्डियन नॉट ऐसी थी जिसको कोई भी नहीं खोल पा रहा है, केवल एक बंदा था, अलेक्जेंडर, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केस था, उसको हटाओ। उससे अलग किसी पर भी ये गॉर्डियन नॉट नहीं खुली थी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिन समस्या थी और उसको कट कर देना, अलेक्जेंडर ने उसको कट कर दिया था, उसका समाधान करना, ठीक है। कट कर दी थी क्या, गॉर्डियन नॉट को, तो कहीं ना कहीं आपने समस्या को सुलझा लिया है, ये आप मान सकते हैं। और ये चक्कू से इसने मार दिया तो ये खुल जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये कठिन समस्या का इन्होंने समाधान कर लिया है। नेक्स्ट इडियम है कट द मस्टर्ड। मीनिंग हो जाता है टू परफॉर्म वेल या फिर टू सक्सीड, अच्छा प्रदर्शन करना। अब खाद्य पदार्थों से ये जुड़ा है। मस्टर्ड आपको पता ही होगा, सरसों एक मसालेदार तत्व है और उसको अच्छे से काटना या उपयोग करना यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु अपनी क्षमता या गुणवत्ता में उन्नत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सीधा सीधा आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, कट द मस्टर्ड। मस्टर्ड जो सरसों होती है, हमारे खेतों में खड़ी होती है, येलो कलर की, है ना, मतलब येलो कलर का फूल आता है उस पर। तो इसको रसोई तक लाना, इसको यूज़ करना, तो कहीं ना कहीं किसी ने सरसों काटी, उसको रसोई तक कोई ला रहा है, तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। परफॉर्म वेल, तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बहुत ही अच्छा। व्यक्ति या वस्तु अपनी क्षमता या गुणवत्ता में बेहद उन्नत है। जैसे ये देख सकते हैं, इसने अपने गार्डन में, आप इमेज बना सकते हैं अपने दिमाग में कि ये अपने गार्डन में इसने सरसों उगाई है, वो काट कर लाई, सुखाई, और उसने मतलब सरसों वगैरह का तेल निकाला और सरसों के मतलब बीज वगैरह को यूज़ कर रही है। तो इसने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, बहुत ही अच्छा इसने प्रदर्शन किया है। इस तरह से ईडियम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम हमारा सेकंड लास्ट, कट टू द चेज। मीनिंग हो जाएगा टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, कम टू द पॉइंट, मतलब कि मुद्दे पर आ जाना। अब देखो, ये है सिनेमा और फिल्म उद्योग से रिलेटेड। फिल्म उद्योग में शुरुआती फिल्मों के दौरान बहुत समय लंबी और धीमी कहानियों के लिए खप जाता था। दर्शक मुख्य रोमांचक हिस्से को जल्दी देखना चाहते थे, इसलिए जब निर्देशक या संवाददाता चाहते थे कि दर्शक सीधा उस मेन पॉइंट पर फोकस करें या उन प्रमुख दृश्यों को देखें, तो वे कहते थे कट टू द चेज, यानी कि सीधे कार्रवाई के मुख्य हिस्से तक पहुंच जाओ। मैं बताता हूँ कहानी क्या है। कहानी ये है, पहले के समय में जो पहले तो ये मत सोचें कि वहाँ पर एक पर्दा लगा होता था, प्रोजेक्टर लग रहा है बढ़िया एकदम, इस पर चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं होता था। जो थिएटर होते थे उसमें लोग खुद जाकर परफॉर्म करते थे। तो उसमें मतलब मूवी कह सकते हैं आप इसको, है ना, सिनेमा कह सकते हैं। अब यहाँ पर चार लोग खुद ही से ही, चार कह सकते हैं, ये भी हैं यहाँ पर टंग रहे हैं ऊपर, है ना, तो ये खुद ही परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये मतलब उस समय चीज़ें मैनुअल होती थी, खुद ही चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, खुद ही ये मतलब इशारों पर काम कर रहे हैं, इनके जो पहले से ही प्री प्लान इनकी स्टोरी है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिले करती थी, बहुत बहुत ज़्यादा समय लेती थी ये चीज़ें, है ना। जो मूवी आजकल 3 घंटे में है, उसी सेम सिनेरियो को ये 4 5 6 7 8 घंटे में दिखा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें समय लेती थी। अब कोई आपका डायरेक्टर है और जनता मतलब मेन पॉइंट देखना चाह रही है, फटाफट इधर उधर की बात नहीं करनी कि हमें मतलब क्लाइमैक्स दिखा दो एकदम। तो मतलब जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो पीछे से मतलब सीधा इशारा करते थे कि कट टू द चेज़, मतलब चेज़ करो, है ना, अपनी जो सीधी कार्रवाई है उसके मुख्य हिस्से तक पहुंच जाओ, सीधा क्लाइमैक्स दिखाओ, तो सीधा का सीधा मुख्य मुद्दे पर आ जाना, कट टू द चेज़।
इस तरह से ये ईडियम बना है और थिएटर से ही ये चीज़ें बनी हैं। तो कट टू द चेज़ मतलब कि सीधा क्लाइमैक्स पर आ जाना, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मुद्दे पर आ जाना इसका मीनिंग हो जाएगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, ये कहानी छप जाएगी, है ना। मीनिंग तक तो आप छोड़ो, मीनिंग तक आपको नहीं पहुंचना है, आपको केवल ये कहानी, ये जो इसका थिएटर से रिलेशन है, कट टू द चेज़ का, चेज़ किया था किसने कहा था, जो डायरेक्टर था उसने चेज़ करने को कहा था कि अपने क्लाइमैक्स को चेज़ करो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो मुख्य मुद्दे पर आना तो ऑलरेडी आपके दिमाग में आ चुका होगा, क्लिक कर जाएगा कि हाँ वो क्लाइमैक्स पर आ गए, मुख्य पॉइंट पर चीज़ें आ चुकी हैं। लास्ट इडियम हमारा आज की वीडियो का, कट टू द क्विक, हर्ट इंटेंसली, भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचा देना। यहाँ पर जो क्विक वर्ड है ना, इसका एक स्पेशल मीनिंग है। क्या मीनिंग है? क्विक पुराने अंग्रेजी में जीवित और सजीव मांस को कहा जाता था। जैसे नाखून के नीचे का कोमल हिस्सा, जैसे नाखून है ना, उसके नीचे का जो ये कोमल हिस्सा होता है इधर का, है ना, ये वाला, इसको क्या कहा जाता था? क्विक, ठीक है। अब जब कोई अपने नाखून है इतनी गहराई तक काट लेता है कि वह उस जीवित, उस क्विक जो हिस्सा है, जीवित हिस्से को, सजीव मांस को काट दे, तो बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। इसी से यह मुहावरा निकला कि यदि किसी को बहुत बुरी तरह से आहत करना या फिर खासकर भावनात्मक रूप से किसी को ठेस पहुंचाना, हर्ट इंटेंसली। अब किसी का आप मान लो अपने भाई का, अपनी बहन का, किसी का भी उसका नाखून काट रहे हैं, आपने उसका क्विक जो पार्ट है, जो क्विक वाला पार्ट है, जो नीचे का मांस वाला पार्ट है, आपने वो भी उड़ा दिया, तो कहीं ना कहीं आपने मतलब अपने भाई को इंटेंसली हर्ट पहुंचाया है, मतलब कि बहुत ही उसकी भावनाओं को भी, उसको शारीरिक मतलब उसको कष्ट पहुंचाया, गहरी ठेस पहुंचाई है। आप नमूने हैं, आप पर मतलब नाखून काटने नहीं आ रहे हैं, आपने नीचे का मांस भी उड़ा दिया, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा उनको ठेस पहुंचाई है। तो इस तरह से कट टू द क्विक को आपको याद करना है। क्विक आपको पता होना चाहिए कि सजीव मांस जो नाखून के हिस्से का होता है, उसके नीचे का हिस्सा होता है, उसको आपको रिलेट करना है क्विक से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 100 ईडियम में आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी इंटरेस्ट रहा होगा, आपको इमेजेस आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। जितनी मेहनत लग रही है वो उस अकॉर्डिंग व्यूज़ नहीं है ना, आप शेयर करते हैं। वैसे पता नहीं क्या रीज़न है, क्यों मतलब यूट्यूब भी इस चैनल को मतलब रिकमेंड नहीं करता, बहुत मतलब स्लो पेस से ये चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो थोड़ा सा हमें भी बुरा लगता है और मेहनत लगती है इन चीज़ों में। जो आप कहते हैं कि डेली लाओ, हर दूसरे दिन ये वीडियो लाओ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारी टीम है। लेकिन टीम का मतलब ये नहीं है कि हम 10-20 जैसे बड़े बड़े टीचर्स होते हैं ना, जितने भी हमारे ये टीचर हैं, इनके पास बहुत बड़ी, हर एक छोटे छोटे एक थंबनेल बनाने तक के लिए उनकी एक अलग टीम है, अभी एक अलग बंदा बैठा रखा है। लेकिन हमारी टीम में ऐसा नहीं है कि 10-20 लोग हैं, गिने चुने हम लोग हैं, और हमें ये चीज़ें ऑपरेट करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक एक इमेज, एक एक हिस्ट्री अलग अलग निकाल कर उसको असेंबल करना, बहुत चीज़ें बैठ जाती हैं। तो प्लीज़ ये मत आप बार बार मैसेज करें कि डेली लाओ, हर दूसरे दिन लाओ। कोशिश कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या कैसे होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।